आज रियासत किधर है? किस उम्मीद पे मैं अपने बच्चों को बोलूं कि यहाँ रह जाओ? आज भी बंदे का वो नहीं बने तो पब्लिक आपको सड़क से उतार के टुकड़े टुकड़े कर देगी। उसको आप उलमा कराम कहते हो, मैं उनको उलमा कराम नहीं कहता। जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, किसी से पब्लिक बयान दिलवा दो कि तालिबान ठीक नहीं है, नाम चेंज कर लो। ये क्या वजह है कि जहाँ मिनरल है वहीं दहशतगर्दी है? बलूचिस्तान में अमेरिकन और चाइना के मिनरल के ऊपर जंग हो रही है। कराची से उठाया गया नेक्स्ट कोला वाला। पाकिस्तान में आपको पता है बहुत से लोग गायब हो जाते हैं फिर आ जाते हैं वापस। तुम्हें क्यों नहीं उठाते लोग? अगर आपने मजहब के टेम्परेचर को नीचे नहीं किया तो इस मुल्क में आग लग जाएगी। ये बताएं कि आप जमात इस्लामी कब ज्वाइन कर रहे हैं? बेईमानी का तुम्हारी ये तुम्हारी ज़हनी बेईमानी है, ये तुम्हारी ज़हनी बेईमानी है। वेलकम टू रफ्तार पॉडकास्ट। एक बार फिर शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आप रफ्तार के लिए वक्त निकालते हैं। साबिक DGISI फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से शुरू करते हैं। ये बताएं कि सर उनकी गिरफ्तारी वैसे तो एक कमर्शियल मामले में शो की गई है, मगर क्या उनकी गिरफ्तारी किसी को कोई पैगाम, सियासी पैगाम पहुंचाना भी है? देखिए फैसल साहब, मैं ये जो इतने हाई प्रोफाइल सर्विंग आदमी की गिरफ्तारी से, उसमें उनके इंस्टीट्यूशन के अपने सिस्टम हैं डिसिप्लिन को हैंडल करने के, मगर जो चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही है और जो मैं समझता हूँ कि वो अब हमारी कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि जो कंसर्न केस है वो एक कमर्शियल प्राइवेट सेक्टर का है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे लोग इन कमर्शियल चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं और अब ये आपका अब आप तो ट्रांसपेरेंट है ना, ये तो नहीं है कि आप कह रहे हैं कि नहीं है। तो ये एक मेरे हिसाब से बहुत गौर व फिक्र करने वाला मसला है दोनों के लिए, इदारों के लिए भी और आम आदमी के लिए भी, कि अगर ये चीज़ आगे बढ़ती है और अगर ये चीज़ फिर किसी एक शख्सियत तक लिमिटेड नहीं रहेगी कि इन्वॉल्वमेंट स्पेशल बेटर में होती है। अब हकीकत ये है फैसल इसमें कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, आज की बात नहीं कर रहा मैं पिछली दिहाई कह लें, उससे बाद दिहाई कह लें, ये एक बड़ा ख़राब ट्रेंड पाकिस्तान में आ गया कि कारोबारी हजरात ने अपने मसाइल को हल करने के लिए इदारों की सपोर्ट ली। इदारों ने कभी अपनी चीज़ों के लिए इनको इन्वॉल्वमेंट की, इंटरफेरेंस किया। अगर ये सिस्टम परवेट कर गया या आगे बढ़ गया तो ये मुल्क के लिए निहायत नुकसानदेह है। तो अब जब किसी इदारे ने ये फैसला किया है कि वो अपने एक सीनियर मोस्ट आदमी का, बहुत सीनियर मोस्ट ही है ना, इससे ज़्यादा सीनियर तो नहीं हो सकता ना, अगर वो सीनियर मोस्ट आदमी का किसी कमर्शियल मैटर में, मैं अभी कोई करप्शन कोई इन्वॉल्वमेंट की बात है, कमर्शियल मैटर में एक्शन को लेने जा रहा है। देखें, पहले कुछ लोग आपको पता है कि डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ कमर्शियल मैटर में, वो एक याद होगा आपको NLC का हुआ था, ठीक है। फिर आपको याद होगा एक दो जगह और हुआ, वो एडमिरल साहब थे, उनका सबमरीन में केस हुआ, मगर वो सारे मैटर थे, वो उस इदारे के कुछ इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी। जो केस सामने है, मैं नहीं कह रहा कि ये केस सही है या गलत है, इस केस में इदारे की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अगर इदारे की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी तो, और उसके बाद अगर आप ये कह रहे हैं कि ये है और ये है और ये है और ये है, तो मुझे इसको सुन के बड़ा खौफ आया है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह वो मीडिया पे कमर्शियल मैटर चलाया गया है, अगर वो नहीं चलता तो ज़्यादा बेहतर था। क्योंकि वो उसने बड़ी हमारे जैसे लोगों की जो रोज़ाना सुबह शाम कमर्शियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, कमर्शियल लोगों में डील करते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस शटर कर दिया है कि भाई आप शटर करने की सिवा, हमें पता है कि लोग इन्वॉल्व होते हैं, मगर सवाल ये है कि अब क्या आप इसको कहाँ लेके जा रहे हैं, मतलब किधर ये बात जाएगी। अच्छा, अब जब आप और अगर हम ये उसके बाद अगला स्टेप एज्यूम करते हैं कि ये जो कुछ ये हुआ है, ये किसी सियासी
मकसद के लिए हुआ है, तो वो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मगर वो तो फिर और भी डेंजरस स्टेप आगे बढ़ जाएंगे हम। तो ये इसको एक इनफरादी वाक़े को लेते हुए कि कोई इनफरादी वाक़या है, किसी शख्सियत के खिलाफ जा रहा है या किसी के खिलाफ जा रहा है, इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए और दोनों पार्टीज़ को बैठकर ये फैसला करना चाहिए कि क्या ये चीज़ इसका सद्देबाव कैसे किया जाए। सर बात ये आप बताएं सवाल क्या है। इसमें दोनों पार्टियां हैं कौन? आप कह रहे हैं ना पार्टियों को बैठकर, पार्टी कौन है इसमें? सिविल सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन। अच्छा, तो है ना जी, देखिए इंस्टीट्यूशन है ना, जो उनका इन्वॉल्वमेंट है वो कोई एज ए पर्सन तो नहीं है ना। सपोज करें कि बिल्कुल आर्म्स लेंथ है ये, सपोज करें इसमें कोई करप्शन नहीं है और कोई इसमें इन्फ्लुएंस नहीं है, मैं भी उसकी बात कर रहा हूँ उनके कमर्शियल मैटर में इन्वॉल्व होने की, ठीक है। अगर इसमें ये बिल्कुल आर्म्स लेंथ है तो वो आदमी इनके पास क्यों गया अपनी रिलीफ लेने के लिए? वो अपनी रिलीफ लेने के लिए इनके पास गया इसलिए कि उसको आम अदालती सिस्टम में रिलीफ नहीं मिल रही थी। यही है ना मतलब। मैं क्यों जाऊंगा एक पर्टिकुलर इदारे के सामने जो सिस्टम में नहीं है कि भाई आप मुझे रिलीफ दिला दें या आप इन्फ्लुएंस कर दें। तो अगर फैसल ये पैरेलल सिस्टम अगर आपने चलाया, जो चल रहा है मुल्क में अनफॉर्चुनेटली, तो इस पूरे इमारत की बुनियादें हिल जाएंगी, जो कि हिल रही हैं। और मैं सीरियसली कह रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हूं इस बात से कि ये क्या हुआ है। देखिए मैंने आपको कहा ना, एनएलसी का केस अलग था, अगस्टा जो सबमरीन का केस अलग था। आप ये कह रहे हैं कि एक आदमी एक इदारे की इस पोजीशन में बैठा है और वो जाकर एक कमर्शियल मैटर में इन्फ्लुएंस कर रहा है। यही है ना, यही एलिगेशन है ना। करप्शन तो बाद में पैदा, सवाल बाद में पैदा होगा ना करप्शन का। तो क्या ये सिस्टम और अब ये पब्लिकली कहा जा रहा है कि किया सही, और मीडिया भी कह रहे हैं हाँ जी हुआ, तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप इसको सोचें ना, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया से कैसे देखेगा? इंटरनेशनल मीडिया से ये देखेगा ना कि यार आपके यहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आगे बढ़ गई ये बात। अच्छा सर, ये भी कहा जाता है कि पीटीआई को परवान चढ़ाने में और ख़ासतौर पर पिछले 2-3 साल में जो सियासी सूरत हाल रही, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी बाजवा साहब के जाने से पहले तक, तो फैज़ हमीद काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे पीटीआई को, उससे पहले भी करते रहे। तो सर कोई ये वजह तो नहीं है, कोई मतलब तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि इसका रीज़न ये भी है कि वो पीटीआई के बहुत करीब थे या इमरान खान को उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, तो ये भी एक गुस्सा हो सकता है उस तरफ से। आपको क्या लगता है? देखो मैं इस बात को एक और तरीके से आपको उसको रिवर्स सवाल डाल देता हूं आपको। क्या 1970 में मेजर जनरल पीरजादा और जनरल शेर अली खान ओपनली जमात इस्लामी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे? बताएं, आप जवाब दें, मुझे जवाब देना। मुझे होता रहा है, तारीख है हमारी। क्या तारीख रही है हमारी? तारीख का हिस्सा है ना। क्या जनरल हमीद गुल एक पर्टिकुलर लॉबी को सपोर्ट नहीं करते थे? बताएं मुझे जवाब देना। मुझे आप जवाब दें, क्या असलम बेग का एक सियासी नजरिया नहीं था? मैं ये कह रहा हूं कि ये तो बदकिस्मती है इस मुल्क की ना। क्या अयूब खान एक सियासी नजरिया नहीं रखते थे? ये तो बताएं, मुझे बताएं ना, मुझे वो जनरल बताएं जिसका सियासी नजरिया नहीं था। मुझे एक जनरल का नाम बता दें कि यार ये आदमी था, ये जनरल जो था उस वक्त पीरजादा साहब का, जनरल शेर अली खान का रिपोर्टेड पोजीशन है, जनरल पीरजादा साहब की रिपोर्टेड पोजीशंस हैं कि भाई उन्होंने ये किया, यूं किया, ये किया या नहीं किया, बताइए। तो फिर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये अब क्या हुआ? अब उसमें डिग्रीज का फर्क आता जा रहा है ना, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं। तो मैंने आपसे एक दफा पहले एक बात की थी कि भाई ये जो इनको इन्वॉल्व किया है सियासी मामलात में, उन्होंने नहीं किया, आपने बुलवाया है। भुट्टो साहब लाए थे, वो भुट्टो साहब ने बनाया था पॉलिटिकल विंग। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि सर ये फिर कोई सियासी मामला तो नहीं है, ये प्योरली मतलब कमर्शियल मामलात में इंटरफेरेंस का मामला है, या कोई सियासी भी चपकलिश थी जिसका रिजल्ट ये नजर आया? नहीं, बिल्कुल देखें, सियासी भी हो सकती है। बिल्कुल सियासी
देखिए मैंने यही कहा ना कि एक जमाना होता था जिस जमाने में जजेस जो होते थे वो शादियों में नहीं जाते थे। ठीक है। जजेस अखबार नहीं पढ़ते थे। ठीक है। जो सेंसिटिव इदारों के लोग होते थे उनकी मूवमेंट्स, उनकी सोशल लाइफ लिमिटेड होती थी। ठीक है। अब आपने तो ये कल्चर पैदा कर दिया कि पाकिस्तान में वही आदमी बाइज्जत है जिनका इन इदारों से, जिनके पास, आप तो इस हद तक चले गए कि आपने एक टीवी प्रोग्राम किया, उसमें एक आदमी आके बैठता है कि मेरी चुड़िया ये कह रही है, ये किया था। तो ये चुड़िया वालों को, जब तक आप चुड़िया वाले को सीधा नहीं करेंगे कि वो चुड़िया क्या मतलब क्या है, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। पाकिस्तान में तो वो आदमी सबसे ज्यादा रिलायबल है जिसके पास जो चुड़िया से इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है। ठीक है। तो देखिए फैसल साहब, ये बहुत 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 खतरनाक बात है। आप इस बात के रिपरकशन को अंदाजा नहीं कर रहे। ये आप इसको इमरान खान और नवाज शरीफ और मरियम नवाज या जरदारी साहब के रेफरेंस में नहीं देखें, इसको वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखें कि आप क्या कह रहे हैं मुझे। आप मुझे ये कह रहे हैं कि पैरेलल निज़ाम पैदा करेंगे। सर आपको ये इतना खतरनाक क्यों लग रहा है? माजी में हमने देखा असद दुरानी साहब के साथ भी तो ये हुआ था। क्या हुआ था? और भी फौजी अफसरान का जो है वो एहतसाब होता रहा है। नहीं, खतरनाक नहीं लग रहा। असद दुरानी साहब किसी कमर्शियल डीलिंग में इन्वॉल्व नहीं थे। मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूं ना आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। असद दुरानी साहब हुए, आपके दूसरे जो साहब थे कमोडोर साहब जो थे वो थे, एनएलसी वाले थे। किसी के ऊपर ये नहीं इल्जाम लगा कि उसने जाकर 2 सीटों में आर्बिट्रेशन कराई। कोई कभी देखा है आपने? कोई केस बताए है कभी? ये केस तो बिल्कुल मुख्तलिफ केस है ना। ये तो ये कह रहा है यार आपका ताल्लुक ही नहीं है, वो एक आदमी जमीन बेच रहा है, एक आदमी खरीद रहा है, उनका आपस में झगड़ा है, बेच लिया, खरीद लिया, जो कुछ भी हुआ हमें नहीं पता क्या हुआ। ठीक है। उसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो पॉलिटिकल केस तो नहीं है ना। अच्छा सर, आपसे भी कई पॉडकास्ट में हमारी बात हुई, डील की बातें आपसे भी होती रही, और भी खबरें आ रही थी कि कोई डील पसे पर्दा बातचीत होती रहती है इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के बीच में। तो सर ये फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद ये सारी डील वील के मामला आपको जो है वो दम तोड़ते नजर नहीं आ रहे, या अब भी कोई आपको लग रहा है कि कोई डील वगैरह चल रही है? मेरे हिसाब से फैज़ हमीद की जो पोजीशन है, जो भी कुछ हो रहा है, उसके बाद भी मतलब नेगोशिएशन तो नहीं कर सकता मैं, मतलब दोनों साइडों की, मैं आपको बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, दोनों साइडों की ख्वाहिश ये है कि कोई रीजनेबल दोनों को रास्ता मिल जाए। ठीक है। अभी भी तो फिर सर फैज़ हमीद साहब का क्या होगा? वो भी साफ हो जाएंगे? यार मुझे एक बात बताओ फैसल, पिछले 70 साल में इस मुल्क में किस केस के अंदर फैसला हुआ है? कितने केस बने, कमे आए, बने, आ गए, फिर दबा दिए, चल गए, कुछ नहीं चले। कितने केस हैं जहां पर आपने क्लोजर किए? मुझे बताएं। एक जमाने में मौदूदी साहब को फांसी हो गई, फिर वापस आ गए। फिर क्या, नवाज शरीफ साहब पानामा में डिस्क्वालीफाई हो गए, फिर वापस आ गए, फिर सऊदी अरब चले गए। कौन सा इस मुल्क में केस बनाए? वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 लग गया, फिर वो वापस चले गए। क्या मतलब आप क्या बात कर रहे हैं कि फैज़ हमीद का क्या बनेगा? आई डाउट कि जब फैसला होगा तो हो जाएगा। सर अभी नवाज शरीफ साहब से याद आया कि नवाज शरीफ साहब वापस लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो सर वो आपके ख्याल में क्यों जा रहे हैं? अब तो उनके लिए एक मतलब आइडियल एनवायरनमेंट है, इमरान खान जेल में है, बेटी वजीर आला है, भाई वजीर आजम है। मैंने आपकी एक पॉडकास्ट में कहा था, क्यों जाना चाह रहे हो? आपकी पॉडकास्ट में एक बात की थी कि 2024 का इलेक्शन एक आदमी हारा है, इसका नाम था नवाज शरीफ। आपकी पॉडकास्ट में कहा था, याद है आपको? नवाज शरीफ की शख्सियत के आगे रेड लाइन लगी हुई है। अब वो कभी कुछ नहीं बन सकते। अब आपके ख्याल में वज़ीर आज़म बन सकते हैं वो? पाकिस्तान है, नहीं, क्या नहीं, सिस्टम की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात है, अब वो तकरीबन 75 साल के आसपास होने वाले हैं। ठीक है, उनको भी चाहिए रिटायरमेंट लें, पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, अपनी जगह पोजीशन उनकी अपनी जगह पर है। मगर अब नवाज शरीफ, मरियम नवाज अगर अच्छी है उनको बना दे, किसी और को बना दे, मगर मरियम, अब कोई नवाज शरीफ के पास कोई इनिंग खेलने के लिए नहीं है। उनकी इनिंग पूरी हो चुकी है, वो रिटायरमेंट की तरफ चले गए। अब उनका कोई रोल नहीं है पाकिस्तान में।
वो जा मतलब वापस आने के लिए रहे हैं, वाकई किसी इलाज के लिए कोई खबर है आपके पास, जा क्यों रहे हैं? अगर झाड़ू फ्री तो हो सकता है वो झाड़ू की लपेट में आ जाए। तो झाड़ू फिरेगी सर, तो पिछले 3-4 साल से अगर हम देखें तो नवाज शरीफ के तो अगेंस्ट ही हुआ है ना सब। नहीं, उससे पहले तो है ना। देखिए, अगर पाकिस्तान में कोई झाड़ू फेरने वाला आ गया, आपको उम्मीद है क्या? नहीं, मैं उससे बात अभी उम्मीद की बात कर रहा हूं, उससे बात, अगर झाड़ू फेरने वाला आ गया जिसकी पब्लिक को बड़ी ख्वाहिश है, तो जब झाड़ू फिरेगी तो फिर सब जाएंगे ना। तो मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि जो निकल जाए उसके लिए अच्छा है। अच्छा, हाँ। तो आपको लग रहा है कि कोई झाड़ू फिरने जा रहा है? झाड़ू कौन? पब्लिक तो झाड़ू फेरने के मूड में है ना जी। पब्लिक पब्लिक तो चाहती है कि झाड़ू फेरे ना। मैं ये कह रहा हूं पब्लिक की ख्वाहिश है कि वो बंदा झाड़ू फेरे ना। नहीं, तो झाड़ू सर पाकिस्तान में फेरने वाला आपको कौन लगता है? क्या नहीं, आसिम क्यों नहीं? मुनीर साहब फेरेंगे? क्या? काजी फायज ईसा साहब फेरेंगे? कौन? नहीं ना, नहीं, क्या पाकिस्तान में झाड़ू नहीं फिरनी चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल होना चाहिए। झाड़ू फिरने अगर फिरनी चाहिए तो अगर झाड़ू फिरने की लपेट में बहुत से आएंगे ना, तो अगर ये जरा से भी अक्लमंद हैं तो ये फिर निकल जाए। मैं आपको सिंसियरली बताऊं, सिंसियरली जो मैं चीजें देख रहा हूं ना, जो मैं चीजें देख रहा हूं पाकिस्तान में, जिस तरह से चीजें डेवलप हो रही हैं, तो मैं रोजाना 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ता हूं कि मैं चेयरमैन सीवीआर छोड़कर आ गया। मुझे शक है, मेरी गट फीलिंग है कि शायद झाड़ू फिर जाए। किसकी फिरेगी वो बाद में देखी जाएगी। सर फेरेगा कौन ये तो बताएं ना पहले, फेरेगा कौन? आपको क्या लग रहा है कौन? यार देखो, अगर कराची वाला जो एक्सीडेंट हुआ था ना, ये अभी जो कारसाज में, जी जी, अगर उसमें फौज नहीं आती ना तो उस लड़की को जान से मार देते। वो जानते हो इस बात को? पब्लिक मार देती ना जान से। ये पहले नहीं होता था। आज पब्लिक के अंदर एक जिसे कहते हैं ना, एक आप कह लें कि लावा, लावा है। और अब वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि सिस्टम चल नहीं रहा, तो किसी नेगेटिव साइड में ही फट सकता है लावा। बांग्लादेश में जब लावा फटा तो उसमें टेक ओवर आर्मी के टेक ओवर की जगह पे एक सेंसिबल ग्रुप स्टूडेंट का आके टेक ओवर कर लिया उसने। यही हुआ ना। पाकिस्तान में ये नहीं होगा। पाकिस्तान में ये लावा अगर खुदा ना खास्ता फटा तो फिर हमें अल्टीमेटली फौज की ही मदद लेनी पड़ेगी। अच्छा जी, और वह फौज ही करेगी जो आके, और फिर उस वक्त फौज को मजबूरन झाड़ू फेरनी पड़ेगी, मजबूरन। सर बड़ी अजीब सी बात कह रहे हैं आप। तो आपको क्या लगता है कि ये जितनी भी बुराइयां हैं पॉलिटिकल सिस्टम में या उसमें, तो आप और हम भी बैठकर डिस्कस करके रहे हैं, इसकी कुछ हद तक जिम्मेदार हमारी फौज भी तो है। वही लोग झाड़ू उसी से कहेंगे कि दोबारा झाड़ू फेरें। नहीं, जब देखिए मैंने आपको मिसाल दी ना बांग्लादेश में पब्लिक आई, उसने उठा के बाहर फेंक दिया मुजीबुर रहमान की लेगेसी को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक गवर्नमेंट बन गई जो फौज की और स्टूडेंट्स की थी, ठीक है। आप इसी को रेप्लिकेट करें पाकिस्तान में, सपोज करें, तो क्या होगा? उसमें पाकिस्तान में कोई इतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि क्योंकि हम एक कौम नहीं है, हम एक वो लोग नहीं है, तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली क्या होगा? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करना होता है ना, तो लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपको अल्टीमेटली फोर्सेस को लाना पड़ता है। वो फोर्सेस ही आएंगी। फोर्सेस जब आएंगी तो फोर्सेस के ऊपर ये प्रेशर होता है उस वक्त कि भाई आप आ तो गए, अब आप सीधा भी करें। तो वो चाहे वो करना चाहें या नहीं करना चाहें, उन्हें करना पड़ता है। सर देखें 9 मई को जो हुआ, 9 मई यार, एक बड़ा 9 मई यार, ये तो बिल्कुल बेकार की चीजें। 9 मई ये तो बेकार की बातें हैं। नहीं 9 मई को जो हुआ, देखिए सर एक गुस्सा भी तो था ना, चाहे वो चंद लोग थे, ठीक है, भले वो सियासी कारकुन कह लें आप उनको, मेरी बात समझे, मगर पहले हमने कभी 9 मई एक सियासी शख्सियत के मैटर पे था, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ सर पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक, मेरी बात सुने, मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक राइट्स फॉर अगेंस्ट द सिस्टम। इट इज नॉट अगेंस्ट अ पर्सनैलिटी, इट इज नॉट फॉर अ पर्सनैलिटी, इट इज नाइदर फॉर अ पर्सनैलिटी, इट इज नाइदर अगेंस्ट अ पर्सनैलिटी।
इट इज अ पब्लिक रिजेंटमेंट अगेंस्ट द सिस्टम कि इसको गिरा दो। कोई एक ट्रिगर पॉइंट होगा, आप देखिएगा ये हो जाएगा। और मैंने आपको इधर प्रोग्राम में कहा था, जब ये होगा ना, जब ये होगा तो पहली दीवार के सामने खड़े होगी मौलवियों की, पहले उसको गिराएंगे फिर आगे बढ़ेंगे, वो एक अलग बात। तो मगर मैं ये नहीं चाहता कि ये हो, मगर मैं आपने मुझे तो नवाज फिर आप शरीफ चाहते हैं हालात ऐसे ही रहें? नहीं, आपने नवाज शरीफ की बात की थी ना, मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ को अगर जरा सा भी पॉलिटिकल सेंस है तो उनको ये बात रियलाइज होनी चाहिए कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। और उनको ये भी रियलाइज हो जाना चाहिए, हो गया है, मेरा जाती ख्याल को ये रियलाइज हो गया है कि ये जो गवर्नमेंट उनकी चल रही है, सब उनकी पार्टी की, जिसकी भी चल रही है, जैसी भी चल रही है, ये डिलीवर नहीं कर पा रही। इसका उनको एहसास है। वो नवाज शरीफ कोई बेवकूफ आदमी नहीं है, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, उसको पता है कि हमारी डिलीवर नहीं कर पा रही, हमारी जो पॉपुलर सपोर्ट है वो पाकिस्तान में कम हो रही है। बार बार कहते हैं ना शहबाज शरीफ साहब, मैं अपनी कुर्बानी दे रहा हूँ। क्या कुर्बानी दे रहे हैं? वो कुर्बानी यही दे रहे हैं ना कि अपनी पॉपुलर सपोर्ट लूज करते जा रहे हैं, यही कह रहे हैं ना आप। अच्छा, और नवाज शरीफ इसको समझ रहे हैं, उनको अदराक है इसका? नवाज शरीफ के साथ तो हैंड उनके भाई ने किया है ना, नहीं किया? सर ये आप बताएं, सवाल क्या आप बताएं, आपको क्या लगता है? दोनों भाई है ना सर। वो शहबाज शरीफ तो बज़ाहिर शरीफ से अबे भाई, मुझे दोनों भाई है ना। हाँ। जब किसी ने कहा होगा शहबाज शरीफ को कि आप वज़ीर आज़म बने, तो उनको नहीं मना नहीं कर देना चाहिए था। तो मशवरे से सर हुआ होगा नहीं ना, उन्होंने मना कर दिया। नहीं, मशवरे से हुआ होगा, मगर वो कहते नहीं भाई मैं तो बड़े भाई को बनाऊंगा। ठीक है, नहीं बनाया, मुझे भी नहीं बनाया, मगर बड़े भाई, माय ओनली चॉइस है बड़े भाई। सर जिस तरह का मैंडेट मिला है तो नवाज शरीफ एक बड़े सियासतदान है, वो नहीं बनना चाह रहे होंगे? कमजोर मैंडेट का वजीर आजम, तो कमजोर मैंडेट का है तो उनकी पार्टी का तो नहीं, तो आपने नहीं, तो शहबाज शरीफ साहब ने क्यों कबूल कर लिया? तो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब को ये तो डिसाइड करें कि उनको किसने हटाया है। वो तो ये तो फैसला कर लें कि नवाज शरीफ साहब को हटाया किसने। नवाज शरीफ साहब के तो घर में बैठा हुआ मसला। देखिए किस बात पे कम्प्रोमाइज हुआ है, इसी बात पे कम्प्रोमाइज हुआ है कि आप मुझे वज़ीर आज़म बना दें, मैं आपकी बेटी को वज़ीर आला बना देता हूं, अपने बेटे को साइड पे कर देता हूं। गद्दी नशीनी है ना, बढ़ जाती है यार, गद्दी तो खानदानी गद्दी है, बढ़ गई। तुम्हारी थोड़ी है गद्दी, उनकी गद्दी है ना, उनकी गद्दी है ना, उन्होंने भाइयों ने बांट ली। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें क्या तकलीफ है? दोनों भाइयों ने गद्दी बांटी। एक भाई ने कहा यार मुझे आप वज़ीर आज़म बना दें, दूसरे ने कहा वज़ीर आला आपकी बेटी को बना देता हूं, मेरे बेटे को मैं साइड पे कर देता हूं। यही हुआ है ना, यही हुआ है ना। सर ये गद्दियां बांटते आपस में फिर रहे हैं, तो मुझे मसला सिर्फ ये है कि अगर मैंडेट मिलता तो ये बांट लेते। मैंडेट मिलता तो और ज्यादा बांटते। अगर मैंडेट मिलता तो ये और नीचे वाला ही बांट लेते, फिर ये और भी ज्यादा बांट लेते। अब तो मैंडेट कम है तो थोड़ा परेशानी से बांटते। मतलब आपके ख्याल में मुझे ये बता दें कि 40 साल लगा दिए साद रफीक ने, 50 साल लगा दिए ख्वाजा आसिफ ने, 50 साल लगा दिए चौधरी निसार अली खान ने। जब पैदा भी नहीं हुई थी मरियम नवाज, जब से वो निसार अली खान काम कर रहा है नवाज शरीफ के साथ, तो उस बेचारे की क्या यही पोजीशन है? वो सारी जिंदगी 9 नंबर पे आए, 1 डाउन भी नहीं आए। यही कह रहे हैं आप ये कह रहे हो ना कि उस बेचारे की तस्वीर नहीं आती थैले के ऊपर। यार थैले के ऊपर तस्वीर फैमिली की आएगी हमेशा। ये कह रहे हो तुम, मुझे ये कह रहे हो कि थैले के ऊपर तस्वीर जो है, खुर्शीद शाह बेचारा बूढ़ा होकर मरने वाला है, मगर बिलावल की तस्वीर आएगी, आसफा की आ जाएगी, इनकी नहीं आ सकती। यही है ना। खुर्शीद शाह बेचारे बूढ़े हो गए, अरसे से सियासत कर रहे हैं, मेरे ख्याल 6वीं 7वीं असेंबली है उनकी, 8वीं असेंबली होगी, ठीक है, बूढ़े हो गए बेचारे, उनकी तस्वीर क्यों नहीं आती थैले पे, आटे के थैले पे? तो ये तुम लोगों को क्या, ये तो भाई ये गद्दियां है ना। अच्छा सर, जो भी हुआ उसके नतीजे में मरियम नवाज साहिबा जो है वज़ीर आला पंजाब बन गई। अब उसके बाद हम उनको देखते हैं तो अभी तो बज़ाहिर काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। अभी पिछले दिनों ही उन्होंने बिजली 14 रुपये फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान किया है। फिर उसके अलावा बिलासूर ट्रैक्टर की स्कीम है, ठीक है, सोलर सिस्टम है, लाइव स्टॉक के कार्ड की स्कीम है। ये बहुत सारी चीज़ें कुछ ना कुछ मरियम नवाज साहिबा करती हुई नज़र आ रही हैं। इसका रिजल्ट जो भी हो वो एक अलग बहस, मगर कुछ ना कुछ कर रही हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ सिंध में देखते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा, कोई फ़र्क नहीं है, कोई ऐसी स्कीम नहीं, कुछ नहीं। तो सर ये दोनों सूबों की सियासत, ये मतलब चल क्या रहा है, क्या क्या हो रहा है? इसके 2 आंसर हैं। पहला आंसर ये है कि उनको
अगली दफा कुछ सीट लेने के लिए कुछ दिखाना है, इनकी गारंटीड है। अच्छा, ताहयात गारंटेड रहेंगे? बस गारंटीड। आप बता दें, नहीं है तो आप मुझे बता दें। आप बताएं ना, आप मुझे बता दें कि आप भी पॉलिटिकल जानते हैं काम। आप इंटीरियर सिंध में किसके साथ सामने, कौन सामने खड़ा होगा, मुझे बताओ ना, नाम बताओ ना। तुम एक कैंडिडेट नहीं है लोगों के पास, आप बात करें ताहयात की। पूरे कैंडिडेट हैं, मैं पूछ रहा हूं, पूरे कैंडिडेट हैं कहीं पे? नहीं है सिंध में, नहीं। फिर पीपल्स पार्टी के अलावा तो वो पागल हैं, वो काम करेंगे, उनको तो गारंटी किया हुआ है ना। आप समझ नहीं रहे उनके पास। यार वो एक आदमी को गारंटी है यार, मुझे 28 में भी दोबारा मिल जाएगी, है या नहीं है, बताओ ना। अभी तो यही लग रहा है। तो फिर उनको क्या जरूरत है काम करने की? वहां उनको थोड़ी परेशानी है कि यार हो सकता है 2-4 सीटें आगे पीछे हो जाएं, थोड़ा काम करना है। ये पहली वजह ये है, पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि जो आपने कहा बिजली की कीमत कम कर दी, बिजली की कीमत कम करना सबसे बड़ी नाकामी है इस गवर्नमेंट की। वो क्या आपके चचा जान नहीं थे जिन्होंने साहिवाल का कोल पावर प्लांट लगाया था? सवाल तो उनसे मेरा ये है ना कि जो पैसे वो जो आज बांट रही है दोबारा, वो पैसे आए जा कहाँ रहे हैं? वो यूं करके यूं कान पकड़ रहे हैं ना कि जो आपने पिछले हफ्ते का अखबार पढ़ा होगा कि 40,000 मेगावाट की कैपेसिटी लगी हुई है और कंजम्पशन 13,000 की थी ना। तो वो जो चचा जान ने 40,000 लगाए थे, ये उसका खमियाजा पे कर रही है ना कि मुझे बिजली पैदा होती हुई नजर आए। वो पैदा होती हुई नजर आ रही है ना, पैसे दे रही है ना। जो पिछले 2-3 महीने में मैंने देखा है, उसके हिसाब से जितनी कमजोर पाकिस्तान की रियासत आज है, शायद कभी नहीं थी। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं आपको उसका इंडिकेटर देता हूं। पहला इंडिकेटर, आप आज का बयान पढ़ें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का। वो कह रहा है कि जी आप हमारे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करें, ये वाला तो सेटल हो गया। वो तो कह रहा है ये वाला तो सेटल है, आप मुझसे इधर वाले की बात करें। ठीक है, ये उसने पब्लिकली कल कहा। ठीक है, ऐसे तो आप भी कह चुके हैं, मैं भी कह चुका हूं, मैं भी कह चुका हूं ना। तो वो नहीं, तो आप सारे तो बड़े जज्बाती थे ना, आप शेर बना रहे थे। तो आप सारों ने तो पाकिस्तान को 70 साल तक उसी चक्कर में डाल दिया। मेरे जैसे बंदे कह रहे थे कि फारिग है, अब उसने पब्लिकली कह दिया जयशंकर ने। ठीक है, हम कब कहेंगे सर? क्या हम कब कहेंगे ऑफिशियली? ऑफिशियली हम कभी नहीं कहेंगे। अच्छा, कभी नहीं कहेंगे? हमने ईस्ट पाकिस्तान कह दिया। नहीं, बांग्लादेश को तस्लीम तो कर लिया ना? नहीं, आज भी उर्दू बाजार चले जाओ, बहुत सी किताबें लिखी होंगी सुकूत ढाका के ऊपर। वो अभी भी समझ रहे हैं कि ये कोई साजिश हो गई है, बंगाली अलग नहीं चाहते थे। ठीक है ना, हम कभी नहीं कहेंगे, वो उसको छोड़ दें। मैं पहली बात मैंने कहा इंडिया, दूसरा मैंने कहा मुझे बता दें कि 16 जगह पर साइमल्टेनियस एक्टिविटी हुई बलूचिस्तान में टेररिज्म की। वो मेरा सवाल करना है मुझे। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस साहब इस तरह से बात कर रहे हैं और मतलब उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कुछ मसलों पर, उनके फैसलों के बारे में, जो एग्री करता हूं कि फैसला गलत था और उसको करेक्ट होना चाहिए था, मगर जो उसे करवाने गए थे सही, उनको किसने हक दिया था? मैं ये एग्री करता हूं कि जो फैसला था वो गलत, उसे पैराग्राफ नंबर 7 और पैराग्राफ नंबर 42 गलत था, मैं एग्री करता हूं। आप मुबारक सानी केस की बात कर रहे हैं? जी, मैं उसे, मगर मैं जो कराने गए थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनको किसने राइट दिया था बात करने का? मुझे क्यों नहीं वो राइट? तकी उस्मानी को किसने राइट दिया? वो कहा किस कानून से, किस कानून में गए थे? वो कौन सा कानून उनको अलाउ करता है कि आप जाके बात करें? और चीफ जस्टिस ने उनसे किस कानून में बात की है, किस लॉ के तहत बात की है कि उनसे बात की? या हमारे अहले तशरीफ जवाद नकवी साहब को वो ले गए? सर, पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती हैं। क्या? और किसने बनाया मुफ्ती? सबसे बड़ा मुफ्ती बनाया? मैं आपको उसको छोड़ दें,
और फजलुर रहमान जो सुन लो है- मेरी बात सुन लो, ठीक है। मैं आपके बारे में बात नहीं करता, आपके लोग आप अहले सुन्नत उलमा के बारे में बात नहीं करता। आपने अहले शिया में से कौन लेके गए? जवाद नकवी। आप पाकिस्तान का सर्वे करा लें, पूरे पाकिस्तान का सर्वे करा लें और उनसे पूछें कितने जवाद नकवी को मानते हैं। किस अथॉरिटी में गए थे भाई वो? मैं ये पूछ रहा हूं ना, पूरे पाकिस्तान का सर्वे करा लें और पूछे कि जवाद नकवी साहब किस अथॉरिटी में गए थे, उनकी क्या हैसियत है? किसको जाना चाहिए था? मैं उस पर आता हूं, मैं उस पर जवाब दूंगा आपको, किसको जाना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये स्टेट पीछे हट रही है ना, रियासत प्रेशर ग्रुपों के हाथों पीछे हट रही है, ठीक है। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि PMLN की गवर्नमेंट है, PMLN कह रही है कि ताजिर दोस्त स्कीम आ गई और कामयाबी से जारी है। 40 लाख 32 लाख में से 55,000 बंदा रजिस्टर हुआ है, ठीक है, और आप कह रहे हैं कामयाबी से जारी है। उसके बाद एक टोटल 100% हड़ताल हो गई, जिसमें एक दुकान भी नहीं खुली, ठीक है। कहाँ गई रियासत? किसी रियासत ने आके बताया कि ये हड़ताल क्यों हुई है, क्यों हुई, कैसे हुई, किस बात के ऊपर रियासत की हड़ताल हुई? वो खुले आम नराता फिर रहा है। वो फैसल वहीद की सैलरी में से 35% टैक्स कट रहा है। वो दंदनाता फिर रहा है बौली बाजार में और आजमगढ़ रोड में, राजा बाजार में, कि मैं रजिस्टर नहीं कराऊंगा, कोई माई कलाल रजिस्टर करा दे, और आप उसे कुछ नहीं कह रहे। कौन सी रियासत? कौन सी रियासत? ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, फिर कौन सी रियासत? और आखिरी बात कि मुल्क का सबसे अहम इंसान वो ये कह रहा है कि पाकिस्तानियों को आज़ादी का एहसास नहीं है। वो ये सोचें कि सीरिया और लीबिया में, मिस्र, शाम में क्या हुआ, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, मैं एग्री करता हूं, वो सही कह रहे हैं। तो फिर अगर वो सही कह रहे हैं तो फिर ये तो बताएं कि हम कहां खड़े हैं। अगर वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल और मैं मानता हूं वो सही कह रहे हैं, मैं तो ये भी मानता हूं वो सही कह रहे हैं, तो ये तो बता दो कौम को कि भाई तुम खड़े कहाँ हो, फिर हम खड़े कहाँ हैं। कल सुबह क्या करें? बच्चों को बाहर भेज दें? क्या करें क्या? ये तो मुझे भी बताएं ना, क्या करें? अच्छा, आगे चौथी आखिरी बात, आपने कहा SIFC बनाएंगे, कितने प्रोजेक्ट आ गए बताएं आप? तो मैं ये पूछ रहा हूं, मैं उनकी बुराई की बात नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये सारी चीज के बाद रियासत किधर है? किस उम्मीद पे मैं अपने बच्चों को बोलूं कि यहां रह जाओ? अच्छा, मैं यही बताऊंगा क्यों रह जाओ, ये मैं आपको बताऊंगा अभी कि मैं क्यों कह रहा हूं रह जाओ। मगर ये इन सब चीजों से मैं बड़ा खुश हूं, इस सेंस में खुश हूं कि अब वो सब चीजें सामने आ गई हैं जिनको आपने पहले कारपेट के अंदर डाल दिया था। अब पाकिस्तान की हर चीज बिल्कुल दीवार पे लिखी हुई सामने रखी हुई है और आप किसी चीज को छुपा नहीं सकते। और मैं जो बार बार आपको वार्न कर रहा हूं कि मुझे खौफ है, आज भी खौफ है कि अगर किसी पजेरो की या लैंड क्रूजर की हाईलैक्स का टक्कर हो गई किसी गाड़ी से, तो वो हाईलैक्स जला दी जाएगी। और ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के आप जो 5-5 हज़ार रुपए पर डिश का खाना खा रहे हैं, ये खाना खाने के दिन मुक गए। अब आप ये ऑस्टेंशियस लाइफ को भूल जाएं। अगर आप बंदे का पुत्र नहीं बने, आज भी बंदे का पुत्र नहीं बने, तो पब्लिक आपको सड़क से उतार के टुकड़े टुकड़े कर देगी। ये मैं कह रहा हूं, मेरा सिर्फ कहने का ही मकसद ये है कि मैं जो लोगों के माइंडसेट देख रहा हूं। जी सर, हमने कराची में एक वाकया हुआ, हमने देखा कराची में एक वाकया हुआ, फौज के हाजिर कर्नल को जो है वो किडनैप किया। जी किडनैप किया गया, ठीक है, उनके भाई समेत किडनैप किया गया। और उसके बाद बलूचिस्तान में उससे पहले हमने देखा कि वहाँ पर भी शाहते हमारे फौजी शहीद हुए। तो सर, अमन और अमान की सूरत हाल तो बिगड़ती जा रही है। एक तरफ हम ऑपरेशन का ऐलान करते हैं, फिर सूरत हाल ये होती जा रही है। तो ये तो पहले तो हमने ये डिसाइड किया था कि KPK वगैरह और जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पर ऑपरेशन करेंगे, ये तो फिर बलूचिस्तान वाले मामला भी हाथ से निकल रहे हैं। सर, तुम्हें याद है एक बंदा हुआ करता था फौज में, ISI में, कर्नल इमाम। तो जब आप कर्नल इमाम से शुरू होंगे तो यहीं पे रुकेंगे ना आके।
कर्नल इमाम था ना एक आदमी, और वो फिर जाके ISI का हो गया, और फिर पता नहीं एजेंट बन गया, फिर एजेंट का उल्टा हो गया, फिर दाढ़ी रख ली, फिर वापस आ गया, फिर चली गया, चला गया। ठीक, ये सब, ये सारा जो आपने मॉन्स्टर पाला था, ठीक है, नसीरुल्लाह बाबर ने कहा था कि तालिबान हमारे बच्चे हैं, ठीक है, तो अब आपके बच्चे अगर बिगड़ गए हैं तो फिर आप क्यों रो रहे हो आज? और मैं आपके प्रोग्राम में पहले कह चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं कि जितने आज तुम आज जो उलमाए कराम, उसको आप उलमा कराम कहते हो, मैं उनको उलमाए कराम नहीं कहता, जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनमें से किसी से पब्लिक बयान दिलवा दो कि तालिबान ठीक नहीं है, तो मैं नाम चेंज कर लूंगा। नहीं, दहशतगर्दी की जो कार्रवाई, दहशतगर्दी उसके ऊपर तो सर सबके बयान आते हैं, दहशतगर्दी, कोई दहशतगर्दी, ये बड़ा अच्छा बयान है दहशतगर्दी, फितना अल खवारिज, बहुत क्या मतलब हुआ इसका? तुम्हें खारिज की डेफिनेशन पता है? जब हजरत अली और मुआविया के दरमियान में जंग सिफीन हुई तो मुसलमानों के निहायत इबादत गुजार, रोजेदार, तहज्जुद गुजार, दाढ़ी वाले, वजू वाले, तहज्जुद वाले हजरात ने दोनों को छोड़ दिया और उनको कहा जाता है खारजी। इसका कोई ताल्लुक इस्लाम छोड़ने, उनसे ज्यादा मुसलमान तो पैदा ही कोई नहीं हुआ। दे आर कॉल्ड खारिज। सिफीन के मैदान में जब दोनों में जंग हुई मुसलमानों के फिरकों में, हजरत अली और मुआविया के दरमियान में, तो एक ग्रुप अलग निकल गया जो इबादत गुजार, कुरान का पढ़ने वाला, तहज्जुद गुजार, हर लिहाज से मुसलमानों का मानने वाला, उसके अंदर कोई खराबी नहीं थी जो अपरेंट में जो होनी चाहिए, जिसको आप मुसलमान कहते हो, ठीक है, वो खवारिज थे। वो दोनों को नहीं मानते थे, हजरत अली को भी नहीं मानते थे, हजरत मुआविया को भी नहीं मानते थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जंगे सिफीन में जगह छोड़ दी और उनके बारे में जब जंगे सिफीन खत्म हुई, हजरत अली ने कहा कि मैं इनमें से एक भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये दायरा इस्लाम से बाहर हैं, क्योंकि इन्होंने खलीफा वक्त मुझे किया है। और उसकी बहुत सारी, वो तमाम बेहतरीन मुसलमान थे, बेहतरीन मुसलमान थे, अपेरेंटली कह रहा हूं मैं, अपेरेंटली हर लिहाज से। लोगों ने हजरत अली को कहा कि आप किन को मार रहे हैं, ये तो नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखने वाले हैं। उन्होंने कहा ये रोजा रखने वाले हैं, मगर इनके दिलों को तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं। जंगे नहरवान हुई, एक जंग है जिसका नाम है जंगे नहरवान, वो बगदाद से एक जगह है, आगे जाके एक जगह है जिसका नाम है, एक जगह है जहां पे जंगे नहरवान हुई। उसमें 16 या 17 हजार खारजी आए। हजरत अली से उनकी जंग हुई। हजरत अली से जंग शुरू हुई 11 बजे। हजरत अली 11 बजे के टाइम हजरत अली ने कहा कि शाम के मगरिब के नमाज से पहले पहले मैं इनमें से हर आदमी को मार दूंगा, सिर्फ 9 आदमी बचेंगे, सिर्फ 9 खारजी बचे दुनिया में। और वो खारजी कहां गए? वो खारजी अरब के शॉर्ट एक्सट्रीम लोकेशन पे चले गए। मतलब सबसे दूर जगह जो थी वो जगह थी ओमान। तो खारजी, खवारिज जो आप कह रहे हो ना, खवारिज का मतलब वो नहीं इस्लाम से खारिज है। खारजी से अच्छा तो मुसलमान देखने में हो ही नहीं आज तक पैदा कभी। मगर खारजी वो होता है जो सिस्टम के खिलाफ बिला वजह जंग करे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने, हजरत अली दुनिया के वाहिद आदमी हैं जिन्होंने खारजियों के खिलाफ जंग की है। अगर आज मुसलमान उनको देखे ना खारजियों के खिलाफ, तो आप ये मौलवी जंग नहीं करेंगे। उनके बारे में जब हजरत अली खारजी से जंग करने जा रहे थे ना, तो एक आदमी बड़े खुशू खुजू से कुरान पढ़ रहा था। तो हजरत अली के साहबी ने कहा कि, और बड़ा देखने में बड़ा इबादत गुजार लग रहा था। हजरत अली के साहबी ने कहा कि देखिए जी कितना इबादत गुजार और पक्का मुसलमान है। हजरत अली ने कहा कल नहरवान की जंग हुई, तुम देखना उसके साथ क्या होगा। और वो नहरवान की जंग में हजरत अली ने उसको मारा। उसने कहा ये खारजी था। तो आप जो फितना खारिज की बात कर रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम से खारिज है। ये वो खारजी कॉन्सेप्ट है जो
उस वक्त क्रिएट किया गया था। और जिस आदमी ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया उसका नाम था अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम। अब्दुल इब्राहिम मुलजिम खारजियों का लीडर था। तो खारजी देखने में बेहतरीन मुसलमान होता है, इसलिए तालिबान का नाम खारजी रखा गया है। ये इनको खारिज कह रहे हैं ना, ये खारिज सही कह रहे हैं उस सेंस में कि वो अपरेंटली आपको लगेगा कि नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, हज कर रहा है, ज़कात दे रहा है, दाढ़ी रखी हुई है, पगड़ी बांध रहा है, मगर वो खारजी है। और उन खारजियों का नीस्तो नाबूद किया था हज़रत अली ने। खारजियों का एक दुश्मन है जो हमेशा दुश्मन होगा, कभी वो कभी एक चीज को कभी जिंदगी में नहीं मानेंगे, वो है शिया। खारजी कभी भी तालिबान में कोई शिया कॉन्सेप्ट मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि खारजी अगर होगा तो वो एंटी शिया इसलिए होगा कि खारजियों को हज़रत अली ने मारा था। जिसको आप अफगानिस्तान कहते हैं, जिसको आज आप ट्राइबल एरिया कहते हैं, ये इस एरिया की एक हिस्ट्री है। ये एरिया कभी आउटसाइडर को एक्सेप्ट नहीं करता। ये मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ बहाना नहीं चाहिए, मुख्तलिफ रीजन से हमेशा आउटसाइडर को रेजिस्ट करता रहता है। ठीक है, अब वो रेजिस्ट तालिबान के नाम से रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आप मुझे एक बात बताएं कि वजीरिस्तान जो है वो पिछले, मेरा ख्याल, हाँ पिछले तो नहीं, हमेशा से, तो हमेशा से वो अपने तौर पे खुद मैनेज हो रहा है, आज़ाद इलाका है। ठीक है, जब वो पाकिस्तान के अंदर आएगा तो उसके ऊपर कौन हुकूमत करेगा? पाकिस्तान क्यों नहीं चाहिए? पाकिस्तान में कौन हुकूमत करता है? सियासतदान करते हैं और कौन? नहीं, सही असली बात बताओ, पाकिस्तान में कौन हुकूमत करता है? आप एस्टेब्लिशमेंट कहना चाहते हैं? एस्टेब्लिशमेंट वो कहाँ से रिप्रेजेंट करती है? पंजाब। तो वो क्यों एक्सेप्ट करे आपकी बात? ये मसला है। नहीं सर, आपको उनसे नहीं, तो अब वो वहां पे रेजिस्टेंस किसी ना किसी शक्ल में आती रहेगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो ना सर। ये वाकया बहुत बड़ा नहीं है कि मतलब एक, यार ये वाकया बड़ा नहीं है, हाजिर कर्नल को बड़ा नहीं है, ऐसा बहुत दफा हो चुका है करना, बहुत दफा समेत, और फिर नेगोशिएशन चल रही है। यार मेरी बात सुने, क्या आपने कच्चे के इलाके के डाकू को नहीं छोड़ा नेगोशिएशन करने के बाद? कच्चे के इलाके में जो में डाकू उठाया था आपने, ठीक है, आपने डाकू जो जिसे 9 डाकू मारे थे, ठीक है। अब मैं आपको पाकिस्तान का मीडिया सुना देता हूँ। पाकिस्तान के मीडिया में एक अखबार है हेरल्ड ट्रिब्यून, ठीक है, एक अखबार है डॉन, एक अखबार है न्यूज। तीनों अखबार पाकिस्तान के हैं, तीनों अंग्रेजी के अखबार हैं। हेरल्ड ट्रिब्यून एक पूरी कहानी लिख रहा है फ्रंट पेज पर कि कच्चे के डाकुओं के अंदर जो पुलिस वाला अगवा हुआ था वापस आ गया है, अल्लाह नवाज उसका नाम था, वो एक्सचेंज होकर आया है एक डाकू के बदले में। नाम लिखा है डाकू का, जेल लिखा है, ये भी लिखा है कि आईजी थाने में बैठे हुए। पूरी कहानी उसने अलिफ से ये तक लिखी हुई है हेरल्ड ट्रिब्यून में, आप जाके पढ़ लीजिएगा उस दिन की, ठीक है। उसके सामने हेरल्ड ट्रिब्यून, उसके सामने अच्छा उसने पूरी नाम शाम सब लिख दिया है, ठीक है। डॉन ने उसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया है कि वो हाँ जी एक्सचेंज हुआ है नहीं हुआ, न्यूज अखबार में खबर ही नहीं है। अब मुझे बताओ कि क्या वो एक्सचेंज हुआ है? तो आपने कच्चे के डाकुओं के इलाके में एक बंदा छुड़ाया है, डाकुओं को बंदा देकर, एम आई राइट? मुझे नहीं पता, हो सकता नहीं छुड़ाया हो, मगर ये मैंने हेरल्ड ट्रिब्यून के फ्रंट पे लगी हुई है, जाके देख लो। तो अगर कच्चे के इमरान खान के इलाके में आपने बंदा छुड़ाया है, डाकू हवा करके ले गए, तो अगर वो कोलाची में डॉक्टर को ले गए, तुम्हें आईएसआई के अफसर को ले गए, तुम्हें परेशानी क्या है? परेशानी का मतलब ये तुम क्या किसको अजीब क्यों समझ रहे हो? फिर इसको मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, मैंने यही कहा ना कि इतना अजीब वाकया तुम क्यों समझ रहे हो? क्या उनके पास वहां ये चीजें पहले नहीं करते रहे क्या ये चीजें? सर देखें, अगर वो जो कच्चे के डाकू की आप बात कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखें तो वो इतना नहीं डिस्कस हुआ होगा, मगर एक फौज के हाजिर कर्नल को इस तरह से भाई के समेत अगवा, मेरे पास अभी डिटेल नहीं है। मैं तुम्हें डिटेल दे दूंगा कि पाकिस्तान के हसास इलाकों के कितने लोग पिछले 20 साल में इस तरह उठाए गए हैं। ये तुम इसको अनोखा आदमी क्यों समझ रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, कर्नल इमाम वाला केस भी यही था ऑलमोस्ट। मैं यही तो बता रहा हूँ तुम्हें, ये पहली दफा नहीं हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि टेंशन नहीं लें, सब सही है, सेट है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा टेंशन नहीं लें। सलमान तासीर का बेटा 5 साल इनके कंट्रोल में रहा है,
5 years he was a son of a governor of a province. He has remained in the custody for 5 years. ये आपने खेल क्या खेला है? ये खेल तो आपकी नस्लें बिगाड़ देगा, नस्लें बिगाड़ देगा, नस्लें। आपने जो खेल खेला है ना, किसने उठाया था उसको पता है आपको? कौन लेके गया था उसको? तालिबान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के लेफ्टिस्ट, इस्लामिस्ट, उज्बेकिस्तान के इस्लामिस्ट लेके गए थे उसको। आपके तो बड़े बड़े शौक है ना, आप चाइना के इस्लामिस्ट के साथ भी लगते हैं, आप हर एक के साथ लगते हैं ना। आप याद करें, आपकी फेवरेट जमात है जमात इस्लामी, वो लिखती थी चेचनिया, याद है चेचनिया के बारे में? अब चेचनिया किधर गया? अब चेचनिया कहाँ है? क्या चेचन फाइटर्स अफगानिस्तान में नहीं लड़ रहे थे? मुझे बताएं, क्या चेचन फाइटर अफगानिस्तान में नहीं लड़ रहे थे? अच्छा सर, चलें, तालिबान के तो पहले भी कार्रवाइयाँ करते रहे, ये BLA की काफ़ी टाइम के बाद बड़ी कार्रवाई है, तो इसको आप अलार्मिंग समझते हैं? अच्छा, मैं अब आता हूँ इस बात के ऊपर, और मैं इसका बड़ी देर से इंतजार कर रहा था। मैं उस कंपनी का एडवाइजर था जो रेकोडेक को लेकर आई थी। अच्छा। और मैंने उस प्रोजेक्ट को गौर से देखा था। मैंने बड़ा डिटेल काम किया जिंदगी भर। मेरा जो फील्ड था, जब मैं फर्गूसन में काम करता था, मेरा फील्ड था ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का काम करता हूँ। ये सुई गैस और ये सारा भेट, ये मैंने सारी जिंदगी इनके साथ काम किया। मैंने सेंटेक पे भी काम किया। मैं ये समझता हूं कि बलूचिस्तान में अमेरिकन और चाइना की बलूचिस्तान के मिनरल के ऊपर जंग हो रही है। अच्छा, प्रॉक्सी वार? नहीं, जंग हो रही है। जंग का मतलब ये है कि दोनों पार्टीज चाहती हैं कि उनका इन्फ्लुएंस हो। मतलब रेकोर्डिंग वाली पार्टी जो है वो अमेरिकन है। तो सऊदी अरब है मेरा ख्याल। रेकोर्डिंग, ये सऊदी अरब अमेरिका का नजायज तो बच्चा है ना, बच्चा है ना, नजायज जायज जो सब बच्चा है। तो रेकोर्डिंग वाली पार्टी अमेरिकन है, PPL वाली पार्टी अमेरिकन है, और भी इंटरेस्ट वहां डेवलप हो रहे हैं। अब ये तो जो वाकयात हुए हैं ये बाद में हुए हैं। जो चीज मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी समझ से बालातर है कि अगर रेकोर्डिंग में अमेरिकन्स बैठे हैं तो वहां चाइनीज कैसे चलेंगे? आपसे मेरी बात समझे नहीं, क्यों आप समझ गया? अभी आप नहीं, आप क्योंकि शायद मैं बिल्कुल टेक्निकल बात कर रहा हूं, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। आप ये समझे कि ये रेकोर्डिक है, ये बिल्कुल उस जगह पर है जिस जगह पर पाकिस्तान का बिल्कुल कोना है जाके, जो अफगानिस्तान ईरान का बॉर्डर है। और ये पाकिस्तान के लिए निहायत अच्छा प्रोजेक्ट है। और वो जाहिल आदमी था इफ्तिखार चौधरी जिसने इसको खराब किया था। उससे ज्यादा पाकिस्तान नुकसान किसी ने नहीं किया। उस पागल आदमी ने इसको खराब किया। ये प्रोजेक्ट, अच्छा, ये जिस जगह पे ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है उस जगह पर आप मर के भी लगा सकते हैं। उसके करीब तरीन पानी 90 मील है। मैं वहां जगह गया हूं और उन्होंने जो काम किया है वो देखने वाला काम है। जब मैंने उनके साथ आखिरी डेडलॉक हमारी उनके साथ हुई थी तो वो $246 मिलियन खर्च कर चुके थे बेचारे। रेकोडेक इज अ अमेरिकन एलआई कंपनी। वो सारा प्रोजेक्ट एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है BHP, एक चिली की कंपनी है अंटाफागस्टा, एक कैनेडियन कंपनी है टेथियन कॉपर। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। वो शराफत से पाकिस्तान आई, उन्होंने रेकोर्डिंग लिया और रेकोर्डिंग निकाल के उन्होंने आपको गोल्ड एंड कॉपर निकाल के दिया। आपका मत्था घूमा, आपने उनको फारिग कर दिया। फिर वो जाकर केस जीत गए और उन्होंने आप पे 11 मिलियन का डिमांड कर दिया। ठीक है,
फिर आपने उनके हाथ पैर जोड़े और फिर उन्हें वापस लाए। अब वो बेचारे दोबारा आ गए। उस कंपनी के अंदर सऊदी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है, सऊदी का कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सऊदी, ये जो रेकोडिक का प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान के लिए निहायत जरूरी है और ये होना चाहिए, ये अमेरिकन लॉबी का प्रोजेक्ट है। और उधर बिल्कुल साथ में बैठे हैं सेंटेक में चाइनीज, 2 कदम पर, ठीक है। ये डिक होता है ना, डिक, रेकोडिक, सेंडिक, इसकी कहानी है, वो समझाऊंगा किसी बाद में तुम्हें। मैंने आपको कह के क्या करा हूं, और मुझे मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि बलूचिस्तान में we have found reasonable reserve of iron ore also. We have found reasonable reserves of rare earth also. ठीक है, दोनों कंट्री इंटरफेयर नहीं कर रही, दोनों कंट्री अपना पॉलिटिकल और कमर्शियल इन्फ्लुएंस चाहती हैं। ठीक है, बात समझ आई यहां तक। अब जब आप एक स्ट्रेटेजिक इलाके में बैठे हैं जिसमें इकोनॉमिक्स ऑफ द मिनरल खेली जा रही है, ठीक है, तो आपके अंदर जो मुल्क चलाने वाला हो उसके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो दोनों को तरीके से लेकर चले। एम आई राइट? आपके ख्याल में हमारे में सलाहियत है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। लगती तो नहीं है सर, बस ये हालात ऐसे ना होते। ये प्रॉब्लम है बलूचिस्तान की, ये बलूचिस्तान की प्रॉब्लम है कि देखें, आप ड्राइवर हैं उस पूरी गाड़ी के। अब उस गाड़ी के अंदर एक जगह पर 2 बड़ी वर्ल्ड पावर्स आपस में इन्फ्लुएंस करना चाहती हैं। वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई 2 नंबर काम कर रही हैं, मगर दोनों की ख्वाहिश ये है कि इस इलाके में हम बैठे, ठीक है। अब उन दोनों को किस तरह, कौन सा बंदा इतना स्टेबल पाकिस्तान का हो, इतना समझदार हो कि दोनों को समझ के लेके चले, ठीक है। तो ये जो आपने दुकानदार बैठाए हुए बेचारे, वो कर सकते हैं? बताओ, ईमानदारी से बताओ जो मैंने आपके सामने रखा। अच्छा, अब क्या होता है कि जब आपकी ये कमर्शियल इंटरेस्ट होते हैं ना, बड़े कमर्शियल इंटरेस्ट, तो उसमें पॉलिटिकल लोगों को ब्राइब करना, एक्सट्रीमिस्ट लोगों को खड़ा करना, उनको आगे पीछे करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। दुनिया में जहां पे भी मिनरल होता है ना, वहां हमेशा टेररिज्म होती है। कॉन्गो के बारे आपने मुल्क का नाम सुना? कॉन्गो, घंटों डिकेड्स में जंग होती रही। नाइजीरिया, ये मल्टीनेशनल कंपनियां कराती हैं। तो भाई, बीइंग अ पाकिस्तानी, पहले ये समझो कि क्या कह रहे हैं हम। और बड़ी अच्छी बात, मेरी दोस्त है MNA है पिशावर की, उस लड़की शानदारा गुलजार ने कहा है कहीं परसों कुछ 2 हफ्ते पहले कि भाई ये क्या वजह है कि जहां मिनरल है वहीं दहशतगर्दी है। तो ये मैं किसी बुराई में नहीं कह रहा, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो गरीब मुल्क होते हैं, जब उनमें मिनरल निकलता है ना, तो ये बड़े वाले मुल्क आके वहां पे गंदबाजी करते हैं। इसमें सब शामिल है, ये नहीं कहें कि चाइनीज शामिल नहीं है। देखिए, हमारे पास तो, हमें तो ये भी लोग आके बताते हैं कि सीपैक जो है वो जाने के लिए नहीं बल्कि आने के लिए, मतलब वो यहां से कॉपर निकाल के ले जा रहे हैं, वो तो ये कहते हैं, ठीक है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इन चीजों को पाकिस्तान में समझा जाए कि ये क्या हो क्या रहा है। ठीक है। मैं ये नहीं मान सकता कि BLA के पास इतनी पावर है या वो इतने बड़ी रेजिस्टेंस मूवमेंट चला के बैठे हैं कि वो 16 जगह एकदम से ऑपरेट कर दें। सर, बहुत सीरियस डिस्कशन हो गई। एक लाइटर नोट पे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। ये बताएं कि ये अब तो कच्चे के डाकुओं ने भी जो है अपने YouTube चैनल बना लिए हैं माशाल्लाह। हाँ, नहीं, तो आपसे किसी ने राब्ता किया? यूट्यूब नहीं बनाए, उन्होंने कोई ऐप लगाया है जिसमें जब वो फोन करते हैं तो वो आवाज औरत की आती है, पता है आपको? नहीं, YouTube का चैनल बना लिया कच्चे के डाकुओं ने, बाकायदा वो कह रहे हैं कि मुझे सब्सक्राइब करें। अच्छा, चैनल है? हाँ। अच्छा, तो आपसे कोई राब्ता करेगा तो आप चले जाएंगे पॉडकास्ट के लिए? नहीं, अगर वो मुझसे नहीं, देखिए
देखिए मेरी बात सुने, जो जिसको आप कच्चे का इलाका कहते हैं ना, कच्चे का इलाका कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां आम आदमी नहीं जाता। अच्छा, मगर वापस नहीं आता। नहीं, ये भी आपकी गलतफहमी है। अच्छा, ये भी आपकी गलतफहमी है। अच्छा, दूसरी बात है, मुझे कच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में। उसकी वजह यह है कि मैं सैयद हूं, और कम से कम रहीम यार खान तक का डाकू जो है, रहीम यार खान तक के इलाके का डाकू सैयदों को नहीं मारता। अच्छा, तो आपको ये पता है, अब जब मेरा आईडी कार्ड निकलेगा और मैं सैयद होऊंगा ना, तो मुझे वो नहीं मारेगा। ठीक है, सैयदों को नहीं मारते वो कच्चे के डाकू। मगर मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, मैं आपको जो बार बार आपको कह रहा हूं कि जब उन्होंने मार्टर का गोला मारा रहीम यार खान में, तो फिर मेरा आपने अभी बयान दिया कि मरियम नवाज की बड़ी अच्छी गवर्नेंस है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये जब रहीम यार खान सिंध में आता है, सिंध में आता है, पंजाब में आता है ना, तो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं वो? एक बहुत बड़े सरदार हैं बलूचिस्तान के, उनके 3-4 बेटे हैं, तो एक बेटा जो है वो कोई काम नहीं करता। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या, अच्छा वो भी उसी तरह रहता है सर, और भाई रहते हैं। मैंने कहा तुम क्या करते हो, तुम्हारा रोजगार क्या है? कहते नहीं मेरा कोई रोजगार नहीं है, मैं इत्तेफाक से मैंने पढ़ा लिखा नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारा क्या काम है? कोई मेरा काम नहीं है, मैं इस इलाके का सरदार हूँ। तो मैं मुझे सब लोग कहते हैं कि मैं बहुत शरीफाना सरदार हूँ। वो कहते हैं यार ये बंदा तो सरदार ही नहीं है सही, मगर मैं शरीफाना सरदार हूँ। मैंने कहा फिर? कहते हैं जो भी ट्रक मेरे इलाके से गुजरता है मैं 2000 रुपये लेता हूँ। कहते हैं रोजाना के 100-200 ट्रक भी गुजरते हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो कच्चे के डाकू जिसे आप कह रहे हैं, आपको ये अंदाजा है कि वो कितनी एकड़ जमीन है और उसमें क्या लगता है और कौन लगवाता है और किसकी जमीन है वो? आप जिसे कच्चे का इलाका कह रहे हैं रहीम यार खान का, ये दुनिया पूरे पंजाब का मोस्ट फर्टाइल इलाका है। कच्चा जो होता है वो होता है जिसमें दरिया का पानी आ जाता है फिर वापस चला जाता है। ठीक है, जब दरिया का पानी वापस चला जाता है तो वो बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाता है। ठीक है ना, तो वो जमीन जो होती है, वो जमीन टेक्निकली कच्चा इसलिए कहलाती है। कच्चा उसे क्यों कहते हैं? कच्चा इसलिए कहते हैं कि पक्का वो होता है जो पटवारी के रिकॉर्ड में है। कच्चा वो है जो पटवारी के रिकॉर्ड में नहीं है, वो टेक्निकली दरिया का हिस्सा है। मतलब ये दरिया है ना, ये दरिया है, तो दरिया का जो एक्सपेंडेड इलाका है वो कच्चा कहलाता है, और पक्का इलाका उसके बाद शुरू होगा। तो कच्चे के डाकू जो है वो उनकी जगह है। कच्चे का डाकू ऑपरेट ही नहीं कर सकता, हिल ही नहीं सकता। देखिए एक बड़ी अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है मोहसिन नकवी साहब ने, वो गलत नहीं कही। उसने कहा कि BLA के लिए SHO काफी है, कहा है ना उसने। हाँ। कच्चे के डाकू के लिए SHO काफी है, प्रोवाइडेड कि SHO फिर SHO हो। तो सर ये फिर दहाइयों से ये तो देखते हैं हम आ रहे हैं कि ये अगवा करते हैं, वो पैसे लेते हैं फिर छोड़ते हैं, और हमारी बदनामी तो है ना सर। देखें कि हम जो हमारे इदारे जो है वो एक डाकुओं के टोले को वो नहीं कर सकते, तो हम इनको कंट्रोल क्यों नहीं करते अगर ये SHO की मार है तो? एक बंदा था जिसका जो कराची से उठाया गया, नेक्स्ट कोला वाला, जी मालिक, वो कहाँ गया? वो तो अब मेरे ख्याल रिहा हो गए हैं सर। कैसे रिहा हो गया? पुलिस ने कराया, कहाँ से आया वो वापस? पाकिस्तान में आपको पता है बहुत से लोग गायब हो जाते हैं फिर आ जाते हैं वापस। हैं? तुम्हें क्यों नहीं उठाते लोग? अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको, 90% के केसेस में, 95% केसेस में उठाए वो लोग जाते हैं जिनका 2 नंबर कारोबार होता है। जब आपके पास फ्लश ऑफ कैश आता है ना, फ्लश ऑफ कैश, वो आता ही उस वक्त है जब आपका काम 2 नंबर हो। अगर आप एक रीजनेबल काम कर रहे हो तो आपके पास रीजनेबल रिटर्न आएगा, फ्लश ऑफ कैश नहीं आएगा। ठीक है ना, तो डाकू भी कोई जाहिल नहीं है, उसको पता है कि ये फैसल के को मैंने अगवा भी कर लूंगा तो इसके तो कोई 1000 रुपए देके भी नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो वो उसके बाद उसको उठाता है जैसे पता होता है कि यार इसके पास से फ्लश ऑफ कैश आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये जो जब मुझे बताएं कि जो कच्चे का इलाका जहां पर रहीम यार खान से उठाया गया है, अभी 2024 का इलेक्शन हुआ है, वहां पोलिंग बूथ बना था नहीं बना था?
इलेक्शन हुआ था नहीं हुआ था, वोट डले थे नहीं डले थे? बिल्कुल डले। क्यों डल गए? वोटिंग तो हो जाती है, डाकू नहीं पकड़े जाते। ये बता देना मुझे, ये क्या वजह है? डाकू नहीं पकड़े जाते, वोटिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, मगर डाकू नहीं पकड़ा जाता कभी। क्यों नहीं पकड़ा जाता डाकू? इसलिए नहीं पकड़ा जाता कि जो वहां का MNA MPA है वो कच्चे वो आदमी, उस डाकू उस आदमी का एम्प्लॉई है, वो उस आदमी का एम्प्लॉई है। अब इस पे लाइटर नोट पे आप बताता हूँ, लाइटर नोट पे, आपने लाइटर नोट की बात की ना, जब जमींदार अपनी फैमिली से बगैर बताए देहात की औरतों से शादी करेगा, ठीक है, उसके बच्चे हो जाएंगे, वो बच्चे जमींदार ओन नहीं करेगा, है वो सरदार का बच्चा, वो क्या करता है? वो कच्चे का डाकू बन जाता है। मैं आपको 50 बता सकता हूँ ये किसके बच्चे हैं। ये भाई उनके बच्चे हैं, ये एक्चुअली जमींदारों के बच्चे हैं, ये आधे तो जमींदारों के बच्चे हैं। जो जमींदार अय्याशियां करते हैं ये उनके बच्चे हैं, ये उनके बच्चे हैं, समझ आई बात? और ये जमींदारों के नाजायज बच्चों का जो सिस्टम है ना, ये दुनिया में हर जगह चलता है। सर अब ये भी तो हैरत की बात है ना, देखें अगर वो यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, डिजिटल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट हमें यहाँ नहीं मिल रहा, वहाँ उनकी सिमें भी चल रही हैं। फिर नहीं, ठीक है, नहीं, फॉर आर्गुमेंट से, फॉर योर इंफॉर्मेशन, दे हैव सोलर। अच्छा हाँ, सोलर भी है, सोलर भी है उनके पास। सोलर ये तो मुझे कल किसी ने बताया चल रही है, सोलर भी है। हाँ, सोलर भी हमारा है। इंटरनेट नहीं चल रहा, वहाँ हाँ, इंटरनेट सोलर भी है। हाँ हाँ, यूट्यूब पे वीडियोस भी अपलोड हो रही हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ ना, मैं जो पूछ रहा हूँ तुमसे, ये जो खातून आटे के थैले पे तस्वीर बना रही हैं, जो दूध बांट रही हैं बच्चों में, उनसे क्यों नहीं कहते कि ये क्या हो रहा है? वो भी तो बैठी है ना, उनसे क्यों नहीं पूछते? तो सर वो तो बेचारी अभी आई हैं, 6 महीने तो हो गए ना, तो उनकी सजा की 30 साल की हुकूमत है, तो क्यों नहीं पूछते उनसे कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ये किस्सा क्या है, ये बताइए ना, हमें समझा दें ये कच्चे के डाकू क्या चीज है। मगर मैंने आपको पहले उस दिन भी आपके लाइटर नोट पे कहा था कि आप कच्चे के डाकू की बात कर रहे हैं, पक्के के डाकू आपसे पकड़े नहीं जाते। सीरियस टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। ये बताएं कि एक फायरवॉल मंगवाई गई है और उससे सुना है कि लगाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो इससे आपको क्या लगता है कि हमारी इकोनॉमी और सोशल पर क्या असर पड़ेगा इससे? देखिए, पाकिस्तान में बहुत बड़ी कंपनी है सिस्टम्स लिमिटेड, जिसका मैं डायरेक्टर था, सबसे बड़ी कंपनी, ठीक है, और TRG में भी मैं इन्वॉल्व हूँ। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी अगर हम किसी सोशल मीडिया सेटअप के साथ ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी चीज करेंगे कि हमारी एक्सेस कम हो जाएगी या हमारी एक्सेस मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि जब इनसे बात करें तो ये जवाब देते हैं कि जी सऊदी अरब में भी तो होता है, UAE में भी तो होता है, चाइना में भी तो होता है। मैं इनका जवाब ये देता हूँ कि यार ये तीनों कोई सिविलाइज मुल्क नहीं है, ये अनसिविलाइज मुल्क हैं, ये तीनों अनसिविलाइज मुल्क हैं। इन तीनों मुल्कों में इलेक्शन नहीं होते, ना चाइना में इलेक्शन होते, ना UAE में इलेक्शन होते, ना सऊदी अरब में इलेक्शन होते। आप अगर ये फायरवॉल और ये सब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आप कोई पॉलिटिकल एडवांटेज ले लेंगे, हो सकता है मिल भी जाए, आपको टेम्परेरी एडवांटेज मिल भी जाए, मगर पाकिस्तान का अगर कोई पोटेंशियल है, आज मेरे पास इस वक्त सिस्टम में 7,000 से करीब बच्चा काम करता है, 7,000 करीब है, और अगर मुझे ऑर्डर मिल जाए और तो मैं इसको 15,000 कर सकता हूँ, और फ्रीलांसर्स लोग अलग काम कर रहे हैं। तो ये जो आपने इंटरनेट स्लो हो जाता है या गायब हो जाता है या ये चीज़ें हो जाती हैं, ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिजास्टर है और इसको इमीडिएटली रोकना चाहिए कि ये गलत है। हाँ, आपका जो अगर आप किसी तरीके से उसको और तरीके से चेक कर सकते हैं वो ज़रूर करें, मगर ये कोई मतलब किसी सिविलाइज माशरे में ये कोई करने वाली बात नहीं है। आई टोटली एग्री दिस। अच्छा सर, पिछले 1 साल से हम सुनते आ रहे थे कि PIA की निष्कारी होने जा रही है और काफ़ी हमने पेशरफ्त भी देखी, बोलियां भी आ गई, कंपनियों ने बिड भी दी। तो सर मुझे ये बताएं कि ये मामला आखिर लटका कहाँ हुआ है? अब सुना है कि कोई 6 में से सिर्फ 2 जो मोस्ट इंटरेस्टिंग कंपनी हैं उनसे बातचीत हो रही है, वो सुनने में आ रहा है कि वो भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये क्या चल क्या रहा है, ज़रा कहानी क्या है ये? देखिए, अगर आप मेरे प्रोग्राम को रिलेट करें तो मैंने आपको कहा था कि PIA
और बाकी प्राइवेटाइजेशन जो है पाकिस्तान में, ये टेक्निकली टेक्निकली स्पीकिंग आप लोगों को लाल बत्ती दिखा रहे हैं, ये प्राइवेटाइजेशन होगी नहीं। अच्छा, ठीक है। मैं वो वक्त याद करता हूँ जब 2023 में मुझे मेरे पावर सेमिनार में बैठे थे फवाद, और मुझे कह रहे थे 30 जून 2023 तक कर दूंगा, अगर आपको याद हो तो है। ठीक है। मेरा सवाल आपसे बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मैं पीआईए क्यों लूंगा? क्यों लूं पीआईए? क्या है उसके पास? है तो कुछ नहीं, हम पे तरस खा के ले लो यार। तो यार खैरात लेनी है ना, फिर बात तो ये खैरात में लेगा ना। क्यों लेगा खैरात में कोई आदमी? एक आदमी खैरात में क्यों लेगा पीआईए? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि 2 बिल्डर रह गए हैं, एक तब्बा ग्रुप है और एक अनवर मजीद साहब है। ठीक है, उनका ग्रुप है। ठीक है, मुझे नहीं पता वो कितने सीरियस हैं इस चीज के ऊपर, वो एक अलग कहानी है। आपने कहा कि फॉरेनर कोई नहीं आया, फॉरेनर किस बात के लिए आएगा? ठीक है, क्योंकि आपके पास उनको देने के लिए डॉलर नहीं है ना। जो आदमी जो पैसेंजर बाय करेगा डॉलर, उसके बाद डॉलर नहीं है ना आपके पास देने के लिए, तो उनको जो अर्निंग चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। ठीक है ना। तो वो एक रियलिटी। तो पीआईए के बारे में मेरा हमेशा से व्यू ये है कि आप पीआईए को बंद कर दें, प्राइवेटाइज नहीं करें, खत्म कर दें। ये किसी आयत में लिखा है कि आपके पास कौमी एयरलाइन होनी चाहिए? बंद क्यों नहीं कर देते? मेरा सवाल आपसे ये है, बंद क्यों नहीं करते? मुझे इस सवाल का जवाब दे दें। वाई डोंट यू से क्लोज कि यार आप ये बंद हो गई, और एम्प्लॉय को कहें यार जब तक आप बैठे हैं हम तनख्वाह भी दे देंगे आपको रिटायरमेंट तक, चलो दफा करें। तो सर इसके कर्जे और असासे दोनों का अगर मवाजना, असासे क्या हैं? तो क्या असासे? जहाज वगैरह हैं, जहाज तो सारे लीज पर हैं। वो यूएसए में होटल है रोजवेल, यूएसए होटल तो अलग कर देना, वो होटल है वो उसको अलग कर दे। पीआईए एयरलाइन में क्या है? देखिए एयरलाइंस में क्या होते हैं, रूट्स होते हैं ना, कि अब लैंडिंग स्पेसेस होती है, तो इसमें मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी इसमें वो चीज नहीं है। अच्छा, अब आपने शायद एक बात की मुझे कि इस पे बहुत सारा खर्चा हो गया प्राइवेटाइजेशन पे। हाँ, 2 अरब रुपए सुने सर इस पूरे प्रोसेस पे लग गए और हाथ भी कुछ नहीं आया। देखिए ये भी एक, मैं इसको स्कैम नहीं कहूंगा, ये भी एक पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जब हम प्राइवेटाइजेशन पे जाते हैं तो हम इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स और फर्म्स को हायर करते हैं। मेरी फर्म भी थी, आज भी हमारी फर्म भी ये काम करती है, और वो लोग अपने कॉस्ट को चार्ज करते हैं, बिल चार्ज करते हैं, वो बना के दे देते हैं कागज आपको। अब वो कागज में वो नहीं बिकता तो वो क्या करें? देखिए बात ये है ना कि वो आप उन्हें कहें जी पीआईए का बना के दे दो, क्या बना देंगे? 20 साल की प्रोजेक्शन बना के दे देंगे आपको, तो उनका तो कसूर कोई नहीं ना। वो जो बना के देंगे उसके वो पैसे भी ले लेंगे आपसे। मैं एक मिसाल देता हूं आपको, एक फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, मेरा ख्याल है 10 दफा आ चुकी है अभी तक बेचने के लिए। मैं आपको यकीन से कहता हूं कभी नहीं बिकेगी। वजह उसकी किताबें ही सही नहीं है। मैं कैसे ले लूं? मैं सपोज करो आज मैं हूं ना, मैं फैसलाबाद सप्लाई कंपनी कैसे ले लूं? क्योंकि उसकी बिजली मुझे गवर्नमेंट से मिल रही है, आगे कस्टमर को गवर्नमेंट प्राइस देनी है, तो मेरा क्या फायदा? मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं? तो आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, ये सारा कहानी जो है, ये सारी कहानी मैं मुख्तसर आपको ये कह सकता हूं, जो आपको बार बार कहता हूं और आप लोग कभी मेरी बात को सीरियसली लेते, कि ये दुकान नहीं चल सकती। ये दुकान जो आपकी है ना, ये फाइनेंशियल साइड की, ये नहीं चल सकती। ये मुल्क की रियासत बैठ गई है, ये नहीं चल सकती। आप लोगों को कब तक लाल बत्ती दिखाते रहोगे? आप कब तक कहते रहोगे हम पीआईए बेचेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे? आपका कुछ नहीं होता और आवाम बढ़ती जा रही है। क्यों ये लोगों को लाल बत्ती दिखाते हो? क्यों नहीं बताते कि यार ये रियलिटी है? देखो बात सुनो फैसल, मैं अभी सोच रहा था आपके प्रोग्राम में आने से पहले, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पार्टीशन हुआ था ना, 2 टीमों ने मैच शुरू किया, ठीक है, 2 टीमें मैच खेल रही थी। हमें 2024 में ये पब्लिकली अनाउंस कर देना चाहिए कि हमारी टीम मैच हार गई है। टीम का मैच हारना का मतलब ये नहीं होता कि टीम को बैन कर दिया जाए। कोई मैच कभी जीत जाता है, कोई मैच कभी हार जाता है।
तो ये कहना कि ये एक्सेप्ट नहीं करना कि मैच हार गया हूं और बकवास करते रहना कि नहीं बॉलर अच्छा नहीं था, सेलेक्टर अच्छा नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, पिच अच्छी नहीं थी, एम्पायर ठीक नहीं था। आप ये कहें कि 47 में जब ये मुल्क बना था, हमने ये मुल्क 2 टीमें बनाई थी, हम मैच हार गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी टीम खत्म हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम खत्म करें। अब हम इस टीम को सही करेंगे और दोबारा मैच खेलेंगे। ये बैठ के कहना कि नहीं वो पिछली वाली टीम ने बेईमानी की है, पिच खराब है, एम्पायर भी खराब है, हवा भी सही नहीं चल रही, टीम मेरी ठीक, मैच जीत, मैच आप हार गए हो। यू हैव लॉस्ट द मैच। You have Pakistan as a state has lost the match in the inning they have played in the last 74 years. If somebody say we have won the match, then he is a fool. मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हर एक की तरह पाकिस्तानी हूँ। मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है कहने में कि पाकिस्तान मैच हार गया है, मगर हार गए। जब आप खेलते तो हारते हो जीतते, हम हार गए, मैच खत्म हो गई बात। अब दोबारा टीम को सही करेंगे, खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे, कोशिश करेंगे खेलने की। ये कहते रहे कि नहीं जी नहीं जीते, हम अभी मैच नहीं हारे, अभी तो हम इसको 4 दिन हमारी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये बकवास खत्म करें और नेशन को ये कहें कि सर मैच हार गए। सर आप कह रहे हैं कि हार तस्लीम करें, तो किस चीज में सबसे पहली हार क्या तस्लीम करें? क्या हम ये तस्लीम करें कि कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया? अगर आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर हाथ से नहीं निकला, अगर आप ये कह रहे हैं मुझे कश्मीर हाथ से नहीं निकला, तो आपसे ज्यादा हकीकत से आंखें छुपाने वाला बंदा पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। कश्मीरियों ने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, इंडिया ने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया। कश्मीरी आज आप बिल्कुल फ्रैंकली एक बात बताएं, बिल्कुल पाकिस्तानी रह के नहीं, आज आपका मुतालबा या इस मुतालबा है कि वहां रायशुमारी कराई जाए। आज अगर रायशुमारी होगी तो वो आपके फेवर में फैसला देंगे? आपको क्या लगता है? बता दें आप। 90% फैसला आपके अगेंस्ट में आएगा। वो आजादी का ऐलान कर सकते हैं, आपके साथ नहीं आएंगे। अगर ये पोजीशन है तो फिर आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कश्मीर आपके पास, आपके हाथ से नहीं चला गया? और मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, आप जज्बाती किस्म के आदमी हैं। जब हमने 1950 हमने जब इंडस वाटर ट्रीटी कर ली थी ना, तो हमने कश्मीर का फैसला कर लिया था। तो सर हम ये तस्लीम कब करेंगे फिर? अपनी शिकस्त तस्लीम कब करेंगे? या इतना ज़र्फ है कि हम तस्लीम करें, या कभी नहीं करेंगे? पंजाबी शोवनिस्ट कभी तस्लीम करेगा अपनी शिकस्त? जो अपने आप को मार्शल रेस कहता है, पठान जंगजू और पंजाबी शोवनिस्ट जो मार्शल रेस कहते हैं अपने आप को, वो कभी शिकस्त तस्लीम करेंगे? वो तो गुलाम बन जाएंगे, शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। मार्शल रेस है ना उनको। सर 71 की जंग में शिकस्त तस्लीम की ना? कहाँ की तस्लीम? आज तक नहीं की। सर बांग्लादेश को तस्लीम नहीं बांग्लादेश को तस्लीम किया, आज तक तस्लीम कहाँ की? वो सुने पढ़े, कभी शोरत कश्मीरी को पढ़े, कभी नवायबक पढ़े, जमात इस्लामी का रेटरिक पढ़े, वो तो आज भी कह रहे हैं कि नहीं शिकस्त नहीं हुई, गद्दारी हुई, साजिश हुई, इंडिया ने कर दिया। वो तो आज भी ये कह रहे हैं। आज भी रेटरिक ये है कि नहीं शिकस्त नहीं हुई, आज भी रेटरिक ये है कि शिकस्त नहीं हुई। आप देख लें, वो तो ये कहते हैं इंडियन आर्मी ने किया, बंगाली थोड़ी, हम थोड़ी हारे। सर अगर इंडियन आर्मी ने भी किया तो ये भी तो हमारी एक शिकस्त है ना भाई। एक दूसरा मुल्क आकर एक मुल्क के बीच में इंटरफेयर करता है और उसको तोड़ देता है, तो ये भी तो शिकस्त ही है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो पाकिस्तान में आज रूलर हैं, पंजाबी मिलिट्री के लोग और इमरान खान और नवाज शरीफ और पठान, इन्होंने तारीख में कभी इस इलाके में हुकूमत की है? इनको हुकूमत करनी आती नहीं है। इन पे हुकूमत या दिल्ली ने की या काबुल ने की। कभी भी लाहौर में हुकूमत किसने की? तुम लोगों को तुमने तारीख नहीं पढ़ी ना, तो लाहौर पे हुकूमत लाहौरियों ने कभी नहीं की। ये तो अभी अभी बेचारे नए पैदा हुए हैं ना, इन्हें क्या पता हुकूमत क्या होती है। लाहौर पे हुकूमत या दिल्ली करता है या काबुल करता है, या तारीख है ये, या अंग्रेज करता है। 3 बादशाह पैदा हुए सिर्फ लाहौर में, 3 बादशाह, रंजीत सिंह, ज़िया-उल-हक
और नवाज शरीफ। इन तीनों के अलावा मुझे चौथा पंजाबी बादशाह दिखा दो। सही सर। तो ये बेचारे ना, अब इन बेचारों को आपने दे दी हुकूमत। मैं भी लाहौर हेली कॉलेज का लाहौर का रहने वाला हूं, मगर इनको आपने हुकूमत दे दी। अब ये बेचारे हुकूमत नहीं कर सकते। इनको क्यों समझाते हो कि इन बेचारों को 2000 साल में हुकूमत कभी नहीं की इन्होंने? सर अगर मिल भी जाती है तो इसमें हद क्या है? मेजोरिटी में है सर। क्या पंजाब मेजोरिटी में नहीं है? अगर हुकूमत मिल, मैं कह रहा हूं ना, मेजोरिटी में तो है। एक बच्चे ने कभी, एक बच्चे के पास उसने कभी वो चीज की नहीं है, तो कैसे सीखेगा वो? मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। मैं फिर आपको कह रहा हूं, आप मुझे तख्ते लाहौर के अंदर हुकूमत बताओ पिछले 2000 साल में। इंडिया, दिल्ली, काबुल, कलकत्ता, 3 बादशाह आए। 3 बादशाह आए, एक रंजीत सिंह, एक ज़िया-उल-हक और एक नवाज शरीफ। आप बता दें, इसके अलावा कोई एक दौर बताएं। सीरियसली, मैं इसमें बुराई में नहीं कह रहा। पंजाबी टेम्परामेंट में एक अननेचुरल मार्शल रेस कह के ना, आपने इनके अंदर एक अननेचुरल एरोगेंस पैदा कर दी है। आप ये अब बिला वजह लोगों को नाराज करने वाली बात पोजीशन आ गई है, ठीक है ना? आप इसको डाइल्यूट करें, ठीक है? इसको डाइल्यूट करें और इसको फारिग करें, ठीक है? अभी सर चेहलुम गुजरा है, तो वैसे तो ओवरऑल तो अमन अमान की सूरत हाल बेहतर ही रही, मगर कराची में हमने देखा कि वाकयात हुए, रिजविया के करीब गाड़ियां जलाई गई। तो सर ये आपको क्या लग रहा है? कुछ अलार्मिंग तो नहीं है? परेशान होने की बात तो नहीं है? या ये हो जाता है छोटा मोटा? या ऐसा तो नहीं है कि फिरकावारियत दोबारा कहीं परवान चढ़ने जा रही है, अल्लाह ना करे? मैं समझता हूं कि उस आदमी को, जिस आदमी ने 19 सफर को, जबकि अगले दिन मुहर्रम है, अगले दिन चेहलुम है, जिस आदमी ने उस दिन सिपाही साहबा को रैली करने की इजाजत दी, उसको आप अंदर कर दें। किसने किसको मारा मैं बात की नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि यार आप मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि कल चेहलुम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, ठीक है? शाम को 3 बजे आप उस जगह से जहां पे अहले तशरीह का इमाम बारगाह है, वहां से आप रैली गुजार रहे हैं। किस पागल बच्चे ने कहा था कि ये आप इसकी इजाजत दे दें? मुझे ये समझा दें कि आप किसने, ये किसके दिमाग में आई थी ये बात, और किसने इजाजत दी? सोचे, आप कभी सोचे क्या बात कर रहे हैं, ठीक है ना? आप ये कह रहे हो, मैं कहता हूं किसने मारा, किसने किसको मारा, ये अलग बात है। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूं फैसल कि मैं बार आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं कि खुदा का वास्ता है, मजहब के टेम्परेचर को नीचे करो। और अगर आपने मजहब के टेम्परेचर को नीचे नहीं किया तो इस मुल्क में आग लग जाएगी। जो मैं चीजें देख रहा हूं ना, जो मुझे पता है, मैं चेहलुम के वाकयात की बात कर रहा हूं, मुझे पता है वो लड़का जो था, जो बच्चा मरा है, वो इनडायरेक्टली, वेरी डिस्टिंक्टली हमारा जानने वाला था। और बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप ये पोजीशन अगर उस दिन नहीं संभाली जाती, फॉर आर्गुमेंट से ही बताता हूं मैं आपको, वहां पे एक ये बयान चल रहा था कि आप इस बंदे की नमाज जनाजा अगले दिन चेहलुम के मरकजी जुलूस पे कराएंगे, ठीक है? अब अगर वो जनाजा, उसके वालिद ने कहा नहीं, मैं तो दफन करना चाहता हूँ आशा, अगर वो अगले दिन नमाज जनाजा चेहलुम के मरकजी जुलूस पे होती तो पूरे शहर में आग लग जाती है, नहीं लग जाती? अगर आपने सिपाही साहबा वालों को, या जो भी बंदे लोग थे वो जा रहे थे, उनको अगर आपने ले भी जाना था, सपोज करें ले जाना था, तो फिर आप उनको प्रोटेक्शन में लेके जाते ना। आपको पता है कि उस जगह पर, जिस जगह से वो गुजरना है, वहां पर शियों का ऑलरेडी टेंट लगा हुआ था, और आपने वो जगह शायद देखी नहीं है। जब आप लसबेला का पुल उतरते ना, तो वहां बिल्कुल पहली जगह पर एक मस्जिद हैदरी है। उस मस्जिद हैदरी से एक पतली सी गली अंदर जाती है, और उसके अंदर जाएंगे तो कोई तकरीबन क्वार्टर माइल के ऊपर एक कॉलोनी, इसका नाम है अली बस्ती एंड जाफरिया कॉलोनी। वो शियों की आबादी है, उसमें कोई 4-5 हजार शिया रहते हैं अंदर। अब अगर आपको नजर, सड़क पे तो नजर नहीं आएंगे, मगर जब लड़ाई झगड़ा होगा वो सारे बाहर आ जाएंगे। तो आप किस दुनिया में बैठे? अच्छा, उससे 2 कदम पे रिजविया सोसाइटी है, तो आप मतलब क्या, व्हाट यू आर डूइंग?
सही। अच्छा सर, लास्ट सवाल ये बताएं कि आप जमात इस्लामी कब ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए हाँ, अच्छा ये सवाल पूछने की वजह ये है, अभी टॉन्टिकली कह रहे हैं, अब मैं आपसे आज कह रहा हूँ, मैं पूछ क्यों रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने मेरी पॉडकास्ट में, याद है आपने कहा था कि जिस दिन जमात इस्लामी ख़वातीन को आम कपड़ों में आने की इजाज़त दे देगी मैं जमात ज्वाइन कर लूँगा। तो मैंने हाफिज़ नईम साहब के साथ पॉडकास्ट की, उनसे ये मैंने सवाल पूछा कि आप लोग ख़वातीन को आम लिबास में आने की इजाज़त नहीं देते, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ख़वातीन मैंने मान लिया, अपनी मर्जी से आती हैं। मैंने मान लिया, ठीक है, तो आपने बोल दिया, करें, आपने बोल दिया। उनके किसी इज्तिमा में कोई खातून ये बच्ची जैसी बैठी है, जिस तरह इससे बालों को लपेटा हुआ है, इसके अलावा बगैर इसके लपेटे अगर आ जाए तो मैं जमात ज्वाइन कर लूंगा। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, समझिए। कह रहे हैं आम लिबास में आ सकते, आम लिबास का मतलब समझे, मैं मतलब दुपट्टा लिया हो या स्कार्फ हो ना हो, नहीं, यही तो बोला, स्कार्फ के बगैर अगर है तो मैं जमात चलाऊंगा। अच्छा, मैंने कहा ना, अगर दुपट्टा और स्कार्फ के बगैर है, सर वो कह रहे हैं आ सकती हैं आम मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोई एक दिखा दे तस्वीर। अच्छा, अब आप कह रहे हैं तस्वीर दिखाए ना, मुझे जाने को तो मैं खड़ा हो जाऊँ तो कौन रोक लेगा मुझे एक तस्वीर दिखा दें कि जमात के जलसे में कोई खातून, और मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि वो ठीक कह रहे हैं, ये उनका मसलक है, उनका सोच है, और शायद सही सोच भी है। मैं कह रहा हूं ये उनकी सोच है, मसलक है, और शायद सही सोच भी हो कि स्कार्फ या दुपट्टे में होना चाहिए। मैं तो एग्री कर रहा हूं, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, मगर ये उनका मसलक है, ठीक है। ये पाकिस्तान का लिबास नहीं है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने कभी सर पे दुपट्टा नहीं लिया। इस्लामी नॉन इस्लामी की बात नहीं कर रहा हूं इस वक्त, कौन इस्लामी है कौन नॉन इस्लामी है मैं बाद में बात करूंगा। मोहतरमा फातिमा जिन्ना का लिबास हाफिज साहब को कबूल है? पूछ लेना, मौलाना हाफिज। अच्छा, अब आपने मुझे बात की ना, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर ली आज। आपने कहा आपने मुझे प्रोग्राम से पहले पिछले हफ्ते कहा कि हाफिज साहब ने ये बात की है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि मैंने ये किताब ढूंढी कि बुल्लाइयत का पाकिस्तानी निज़ाम पे असर बाय जाहिद चौधरी, और मैंने, अगर आप मुझे मौका दें, मैं 4 घंटे का प्रोग्राम करने को तैयार हूं कि किस तरह मौलाना मौदूदी और उनकी जमात इस्लामी ने पाकिस्तान में तबाही फेरी है मजहब के नाम पर, ठीक है। और ये सारी चीजें उसमें शामिल है। मैं ये राना लियाकत अली खान के लिबास के ऊपर, फातिमा जिन्ना काउंटर करने के लिए जमात इस्लामी के रहनुमा को बुलाना पड़ेगा, फातिमा जिन्ना के लिबास के ऊपर सब कुछ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक क्लासिक चीज सुनाता हूँ जो आपको शायद ही कोई सुनाए। मैंने पढ़ा, जब मैंने वो पढ़ा ना, तो मैंने कहा यार हमारा कुछ नहीं हो सकता। उस किताब में क्या लिखा है सुने। उस किताब में लिखा है, और ये उसने कहीं से ये उसे खुद नहीं लिखा, छापा नहीं है, उसने अखबार की कटिंग साथ में अखबार की कटिंग लगी हुई है। उस पर लिखा है कि जब कायद-ए-आज़म हयात थे 1948 में, तो सिंध में एक वज़ीर आला साहब थे जिनका नाम था पीर लाई बख्श, ठीक है। उन्होंने एक दिन बयान दिया कि अब पाकिस्तान बन गया है, तो कायद-ए-आज़म जो गवर्नर जनरल है उनका नाम हो जाना चाहिए अमीरुल मोमिनीन। ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। और क्योंकि ये हुक्मरान है पाकिस्तान के, तो हर जुमे के खुतबे में इनका नाम लिया जाए। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री। आगे सुने। फिर उसके बाद अयूब खान आ गए। उन अयूब खान के जमाने में एक आदमी ने, मिनिस्टर ने बयान दिया कि ये जो पाकिस्तान जमहूरी निज़ाम होता है ये गैर इस्लामी है, इसमें कोई सिस्टम नहीं है जमहूरियत का। अयूब खान को चाहिए कि वो सऊदी अरब की तरह बादशाहत का ऐलान कर दे, और उनके वलीहद का ऐलान किया जाए गौहर अयूब साहब, ठीक है। आगे चलें। मैंने वो किताब पढ़ ली है, मैंने उसको हिफ्ज कर लिया है, मैं आपके सामने ला के दूंगा, और मैं आप में उसे साबित करूंगा कि किस तरह से ये मुल्लाओं ने किस तरीके से इस माशरे को ब्लैकमेल किया है, ब्लैकमेल कर इस माशरे की जड़ें उखाड़ दी हैं, जिसकी वजह से आज आप कंफ्यूज्ड हैं।
और ये अमीरुल मोमिनीन वाला किस्सा है ना, अमीरुल मोमिनीन होना चाहिए, ये कोई पहली दफा नहीं उठा है, ये पाकिस्तान में कोई 15 मरतबा पहले उठ चुका है कि अमीरुल मोमिनीन होना चाहिए। चले सर, इस पर इंशाल्लाह आपसे कोई अलग डिस्कशन रखते हैं, अलग डिस्कशन रखें। नहीं, मैं ये जमात इस्लामी वाली बात जो आपने कही है, जमात इस्लामी वाली बात मैं पूछ रहा हूं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैंने आपसे एक और सवाल किया था जी, एक और भी सवाल किया था मैंने, कोई एक जमात इस्लामी का बड़ा लीडर की बीवी की तस्वीर दिखा दो मुझे। सर देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये उनका पर्सनल मामला है, कोई तस्वीर खिंचवाना मैं तो ये कह रहा हूं कि जमात इस्लामी के लोगों का किरदार, उनका रवैया, उनका कॉन्सेप्ट, उनका रहना सहना बिल्कुल सही है, वो उनको जिद्दत में ले जाएगा और हम सारे गलत हैं, ये भी मैं मान रहा हूं, मगर 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 जो सिंध के और बलूचिस्तान के देहात में जो औरत कपास 50 डिग्री में चुन रही है, उसको मैं हाफिज साहब वाला लिबास नहीं पहना सकता। मेरा ये मसला है, मैं हाफिज साहब वाला लिबास नहीं पहना सकता, मेरी मजबूरी है। या तो हाफिज साहब मेरे घर में मुझे कुएं के तेल का कुआं निकलवा दें तो फिर मैं उनको फिरा दूंगा, मगर मैं 50 डिग्री में जो औरत मेरी बैठी हुई गंदम काट रही है, या जो मेरी औरत बैठी हुई कपास चुन रही है, उसको मैं स्कार्फ नहीं पहना सकता। ठीक है, चलो सर, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये हकीकत है यार। तुम लगे यहाँ फिर आप बेईमानी कर रहे हो, बेईमानी कर तुम्हारी, ये तुम्हारी ज़हनी बेईमानी है, ये तुम्हारी ज़हनी बेईमानी। ये मसला ये है कि जमात इस्लामी का कोई ये तुम्हारी ज़हनी, ये तुम्हारी, मैं ये कह रहा हूं, ये तुम्हारी बाकी आपने जो कहा है कि मैं कोशिश करता हूं किसी को लाके बिठाऊं, ये तुम्हारी ज़हनी बेईमानी है कि तुम मुझे ये कह रहे हो वो लड़की जिस तरह स्कार्फ पहने बैठी है, क्या इस लिबास में कोई लड़की कपास हो सकता है? सर मैं अब कोई अपनी मर्जी से अगर पहनना चाहे तो आप नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, मैं आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप मेरी बात नहीं पहनो, इसी तरह पहनने के लिए भी फोर्स नहीं कर सकते। मेरी बात नहीं समझे, मैं कह रहा हूं आप शहर के अमीर तबके के चंद लोगों के नुमाइंदे हो। पाकिस्तान की वो औरत जो खेत में कपास चुन रही है, जो कि मेजोरिटी है, जो गंदम की कटाई कर रही है, जिसके पास दुपट्टा तो छोड़े कमीज भी नहीं है, आप उसके नुमाइंदे नहीं है। मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं। आप मेरे साथ ये वो तो कह रहे हैं कि सिंध में हम बड़े ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, हम मेंबरशिप वगैरह करेंगे, मेंबरशिप करेंगे कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं खालिद साहब से को कहता हूं कि क्या वो देहात की औरतों को इस लिबास में ला सकते हैं? क्यों वे पाकिस्तान को खराब कर रहे हैं? वो समझने की कोशिश करें। मैं कुछ और कह रहा हूं, ये अमीरों के खेल होते हैं, ये मजहब अमीरों का खेल है। गरीब जब पेट में रोटी नहीं होती ना तो मजहब नहीं होता, ये अमीरों का शोशा है। ये मजहब का जो आपको दिया जाता है ना चूरन, ये दिया जाता है आपको जन्नत दोजख दिखा के, गरीब आदमी को ये कह के कि यार कोई बात नहीं, यहां तो परेशान होना, जन्नत मिलेगी। तो ये चूरन नहीं बेचो मेरे साथ, ये चूरन नहीं बेचो। काजी साहब कितना मर्जी चूरन, हाफिज साहब जितना मर्जी चूरन बेच लें, जितना मर्जी चूरन बेच लें, उनकी चूरन नहीं बिक सकती, इसलिए कि पाकिस्तान की अक्सरियत की औरत बेचारी मजलूम है। उसके बाद तो खमीज सलवार नहीं है, आप दुपट्टे की बात करो। जाके तो देखो इंटीरियर में क्या पोजीशन है, बलूचिस्तान में देखो क्या पोजीशन है, आप किस दुनिया में बैठे हो, आपकी क्या लिबास है, क्या लिबास है मुझे बताएं। सिंध में जाके देखिए देहातों में क्या हो रहा है। तो काजी साहब की जमात तो नॉट नाजाबाद की बिग बात की जमात, कोई थोड़े बहुत स्कूल बच्चियां पैदा हो गए, उनको आपने एक लाइन पे लगा दिया, उनकी जमात है। इसीलिए तो आप वोट नहीं मिलते आपको। लोग क्यों वोट दें? क्योंकि आपका ताल्लुक जमीन से है ही नहीं, आपका जमीन से ताल्लुक ही नहीं है। आपका जमीन से ताल्लुक होता तो फिर आपको लोग वोट देते ना। आप तो फिर इनका ताल्लुक सर कहाँ से है? अगर जमीन से ये वैसे सियासी उसमें 2-4 पार्टियों का नाम लिया जाता है। एमकेएम बहुत ऑर्गेनाइज थी, उसके अलावा जमात इस्लामी भी ऑर्गेनाइज। जमात इस्लामी 1953 से इलेक्शन लड़ रही है, कभी इलेक्शन नहीं जीती। क्यों नहीं जीती? हम पागल हैं, बेवकूफ हैं, क्या वजह है? अच्छे लोग भी हैं भाई। इनका इस्लाम ये जो कहते हैं इसका कोई ताल्लुक ही नहीं आम आदमी के साथ। ये तो हवाओं में रह रहे हैं ना,
इस्लामी निज़ाम नाफिज करेंगे। और कौन सा इस्लामी निज़ाम? 40 साल बाद, मैंने पहले भी आपके पहले प्रोग्राम में कहा था, अभी दोबारा कह रहा हूं, सन 11 हिजरी में हमारे आकाए नामदार ने दुनिया से पर्दा कर लिया था। 11 हिजरी में दुनिया से पर्दा कर लिया था। सन 61 हिजरी में उनकी जगह पर यजीद बैठा हुआ था, जिसको मुसलमान नहीं मानते। किस निजाम की बात कर रहे हो? किस निजाम की बात कर रहे हो? उसके बाद मरवान बिन हकम उस जगह पर बैठा 63 हिजरी में मरवान बिन हकम बैठा। मरवान बिन हकम से लेकर 1924 या 25 तक उस्मानी खलीफा तक, जो पूरी खिलाफत है, मैंने बैठ के ना इसी काम के लिए बैठ के स्टडी की कि दरमियान में कौन कौन खलीफा हुआ। ठीक है, मरवान बिन हकम 63 में बैठा खलीफा बना, और सुल्तान अब्दुल मजीद 1924 में खलीफा बना। कोई ब्रेक नहीं है दरमियान में। किसी बंदे के आगे रज़ी अल्लाह नहीं लिखा हुआ। मैं भी थोड़ा काम कर जाऊं ना अच्छे बुरे, तो मेरे आगे रज़ी अल्लाह लिख दिया। कायदे आज़म के आगे रहमतुल्लाह लिखा हुआ है। तो कौन सा इस्लामी निज़ाम? किसकी बात कर रहे हैं काजी साहब? किसकी बात कर रहे हैं मौदूदी साहब? कौन सा इस्लामी निज़ाम? ये कब नाफिज रहा है? मेरी आखिरी बात सुन लो प्लीज। हाँ, पता नहीं आप इसको चलाओगे या नहीं चलाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका नामदार दुनिया में आए थे किस चीज के लिए? युअल्लिमुल किताबा वल हिकमा व युज़क्कीहिम। युअल्लिमुल किताबा वल हिकमा, किताब और हिकमत की तालीम देने के लिए। आपकी आयत पढ़ रहा हूं, ये कोई हदीस नहीं पढ़ रहा। आपको मबूस किया गया युअल्लिमुल किताबा वल हिकमा, किताब और हिकमत की तालीम देने के लिए। और युज़क्कीहिम मतलब होता है आपका तज़किया नफ्स करने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह नहीं थे। इनके दिमाग में बादशाह है, इनके दिमाग में हमारे आकाए नामदार बादशाह हैं। ये बादशाह के परवरदा हैं। हम आकाए नामदार को युअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमा मानते हैं कि वो किताब और हिकमत की तालीम देने के लिए मबूस किया गया था आपको। ठीक है, और तज़किया नफ्स के लिए गया था। तज़किया नफ्स क्या होता है? तज़किया नफ्स क्या होता है? तज़किया नफ्स ये होता है कि मेरे पास दौलत है, मगर उस दौलत को मैं अपने नफ्स के लिए इस्तेमाल नहीं करता, उसको होता है तज़किया नफ्स। तो रसूल आया था तज़किया नफ्स के लिए, और रसूल आया था किताब और हिकमत की तालीम देने के लिए। काजी हाफिज साहब के दिमाग में और उनके बड़ों के दिमाग में इस्लामी रियासत है, और इस्लामी रियासत कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, चलें सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे बात होगी।